उतार चढ़ाव के बीच ट्रेड करते हुए बाजार और आज मंथली एक्सपायरी के दिन आखिरी 1.5 घंटे में जानने से पहले है कमजोरी का रुझान। बचा हुआ 1.5 घंटा किस तरह का रहेगा कारोबार और कहां होगी मंथली एक्सपायरी और क्या करें आप अगली सीरीज की तैयारी, इस पर रहेगा विशेष फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए एक्शन के लिए। एक्सपायरी का दिन है, अंजय ने कहा इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है और जो एक्सपायरी पर उतार चढ़ाव होता है वो आज क्लियरली आपकी स्क्रीन पर मजेदार है ना? बहुत मजेदार है आज। इंटरेस्टिंग। तो चलिए ऊपर नीचे के चक्कर में आज बाजार आपको दोनों तरफ के मौके दे रहे हैं और ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग भी मजबूती से आती दिख रही है, तो निचले स्तर से खरीदारी भी आई। अब तक की बड़ी बातें देख ले। निफ्टी और ऊपरी स्तर से लगभग 70 पॉइंट कमजोर होकर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इस वक्त है 19,300 के बेहद करीब, 52 अंक का अभी नीचे है और अगर आज के हाई से देखें तो लगभग 80-90 अंक नीचे है। बैंक निफ्टी 44,000 के आसपास ट्रेड करता दिख रहा है, ऊपरी स्तरों से 400 पॉइंट नीचे और निचले स्तरों से अगर आप देखेंगे तो लगभग 100 पॉइंट थोड़ा सा ऊपर। कमजोर बाजार में भी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। ये है भारतीय बाजार में ब्रॉडर मार्केट में तेजी का माहौल, वहां पर लगातार तेजी बनती दिख रही है और आज इस कमजोर बाजार में संकट मोचक के तौर पर आए हैं आईटी शेयर। लगातार बार मजबूत खरीदारी, दिग्गज हो या फिर मिड कैप्स, आईटी शेयर चौतरफा खरीदारी के मूड में आपको नजर आएंगे। डाउ फ्यूचर्स यहां पर अगर आप देखेंगे तो तस्वीर बिल्कुल आपको अलग नजर आएगी, मजबूती वाली। 125 पॉइंट, इस वक्त 125 पॉइंट के आसपास मजबूती डाउ फ्यूचर्स में दिखेगी। नैस्डैक फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में आपको नजर आएंगे और यूरोप के बाजारों में मिला जुला कारोबार है, थोड़े ऊपर थोड़े नीचे, शांत कारोबार। लेकिन डाउ फ्यूचर्स लगातार 5वें दिन मजबूती के साथ ट्रेड होने के संकेत आपको दे रहे हैं और भारतीय बाजार बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल के आसपास। दो सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट लेवल हाल ही के दिनों के जो हैं दीप, 19,300, 44,000 निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आखिरी 1.5 घंटे में प्रवेश करने से पहले इससे बढ़िया सिचुएशन क्या मिलेगी? एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पर आपको बिल्कुल। तो क्या करना है इन लेवल्स पर और बाजार का डेटा क्या करना है सर, आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा। ब्रॉडर मार्केट तो रोज ही आउट परफॉर्म कर रहा है, वो आज भी होते हुए दिख रहा है जी। सुबह हम अच्छे खुले, उसके बाद से थोड़ा रेंज में रहे, फिर थोड़ी नरमी आती हुई दिखी, उसके बीच में थोड़ा उतार चढ़ाव ज्यादा हुआ, उसके बाद उतार चढ़ाव वैसा नहीं है बट ऊपर से दबाव जरूर दिख रहा है सर, थोड़ा अभी भी दबाव बना हुआ है। क्या चल रहा है सर? सब कुछ चल रहा है जो होना चाहिए, जो आप सोच सकते हो, देख सकते हो, वो सब कुछ चल रहा है। पहला, इंडेक्स कमजोर है, वोलेटाइल है। ब्रॉडर मार्केट, मिड कैप, स्मॉल कैप मजबूत, शानदार। तो दो तरह से मार्केट है, बिल्कुल अलग तरीके से। जहां एक और आपको दिग्गजों में प्रॉफिट बुकिंग, बिकवाली, उतार चढ़ाव दिख रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा अपनी धुन में लाइफ हाई बना रहे हैं। अब आइए दिग्गजों में भी OCCRP की खबरों के चलते अदानी ग्रुप के शेयरों में जो बिकवाली है वो बिकवाली है। उसके अलावा आप देखें तो कहाँ बिकवाली, कोई खास नहीं। थोड़ा बहुत बैंक कमजोर हुए उनके चक्कर में, अदरवाइज बैंक और अदानी ग्रुप को छोड़े तो कहीं कमजोरी है भी नहीं। तो इनफैक्ट आपका IT तो गजब की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, पूरा सपोर्ट दे रहा है। जैसे जैसे अदानी ग्रुप के शेयर रिकवर करते हैं वैसे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और इंडेक्स में थोड़ी रिकवरी देखते हैं। करेक्ट। और अगर वो कमजोर होते हैं तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स उसके प्रोपोर्शन में कमजोर होते दिख रहे हैं। तो ये पूरी तरह से अदानी ग्रुप के शेयरों के चाल पर आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल दिख रही है। लेकिन जो असली बाजार का एक्शन है खबरों से हटकर, जो फंडामेंटल और लिक्विडिटी के हिसाब से अगर कोई भारतीय बाजारों को एक्शन देखना है तो वो एक्शन पूरा का पूरा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का है। लेकिन हमारी एक मजबूरी है और मजबूरी है कि अगले 1.5 घंटे मंथली एक्सपायरी का वक्त है और मंथली एक्सपायरी किसी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर की नहीं होती ये मंथली एक्सपायरी दिग्गज शेयरों की है, ये मंथली एक्सपायरी इंडाइसेस की है, निफ्टी बैंक निफ्टी की है। इसलिए आज के एक्शन में आपके लिए लार्ज कैप्स, इंडेक्स दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कोई और दिन होता तो फर्क ही नहीं पड़ता, देखते भी नहीं कि चलो अदानी ग्रुप के शेयरों के उतार चढ़ाव के साथ इंडेक्स में क्या बदलाव हो रहा है। लेकिन चूंकि आज देखना पड़ेगा, नो डाउट बचा हुआ 1.5 घंटा बेहद इंपॉर्टेंट है। 19,200, 19,300 आपकी सपोर्ट रेंज है, जहां पर आप पहुंच रहे हो। 19,400, 19,500 की रेंज रुकावट वाली है, लगभग उसके आसपास आप निफ्टी पर पहुंचे। 19,388 का आज का ही है। बैंक निफ्टी 44,500 के आसपास रुकावट हुई थी, 44,400 के आसपास जहाँ तक मेरा ख्याल है आज का हाई हमने 44,400 के आसपास का बनाया है। जी हाँ, 44,399 का। और सपोर्ट आपका 43,850, 44,000 की रेंज का है, 43,850 का लो है। तो अब तक इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास ट्रेड भी कर रहे हैं। इंडेक्स थोड़ा कमजोर है, मिड कैप स्मॉल कैप्स मजबूत है और यही ट्रेंड रहेगा। तो अब बचे हुए 1.5 घंटे के लिए क्या करना है? क्या करना है? सपोर्ट रेंज में हल्की फुल्की खरीदारी, भर भर के नहीं,
कूद के नहीं, क्योंकि एक शॉर्ट कवरिंग जो होनी थी वो सुबह हुई, जो हमने कॉल दिया भी, उसके बाद आपने देखा भी तेजी से भागे भी इंडेक्स, और उसके बाद जो जिस तरह की वॉलेटिलिटी उतार चढ़ाव की बात हम कर रहे हैं उसमें आपने एक मौका भी मिला। एक मौका बाजार अभी वापस देगा जहां पर आपको नीचे के लिए, लेकिन अब जो मौका देगा वो आज के लिए नहीं होगा, वो आपके लिए कल या मंडे के लिए होगा, क्योंकि अब आप जो खरीदेंगे तो जरूरी नहीं कि आज का बन जाए पैसा, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो आप कल और मंडे तक के लिए एक ट्रेड लेने का मौका आपको देगा। निफ्टी 19,200 19,300 की सपोर्ट रेंज में आ रहा है। हमें चिंता कब है? अगर आज 19,200 के नीचे निफ्टी बंद होता है तो मैं बोलूँगा भाई साहब गलती हो गई, अब आगे से अभी थोड़ा जब तक कुछ बड़े लेवल पार न करें तब तक मत खरीदना, शॉर्ट टर्म के लिए कमजोरी बढ़ सकती है। 19,200 बैंक निफ्टी 43,850, अगर उसके नीचे बंद होगा तो गलती होगी, मान लेना स्टॉप लॉस निकलेगा, नहीं तो आपका 43,850 44,000 ये सपोर्ट रेंज है। 19,200 19,300 आपका सपोर्ट रेंज है। इसके हिसाब से देखते हैं, लेट्स सी। ग्लोबल सपोर्ट है आपको, डाउ 100 ऊपर है, दिक्कत खाली आपके यहाँ सिर्फ कुछ शेयरों की वजह से, एक ग्रुप की वजह से हो रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ। उसके अलावा हटाकर देखें तो कहीं कोई समस्या नहीं है। गॉट इट, ठीक है। चलिए, ये है आपके लिए व्यू अनिल जी की तरफ से। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स पर है बाजार, अब यहाँ से कैसे बिहेव करता है आखिरी 1.5 घंटा एक्सपायरी का, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थोड़ी देर में अनिल जी भी अपनी स्ट्रैटेजी आपको देंगे, डेटा रीडिंग भी समझेंगे। आइए तब तक बात करते हैं कुशल और अरमान के साथ और जानते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ट्रिगर्स और साथ ही बाजार की आज की खबरें। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स? गुड आफ्टरनून दीपा। इवेंट्स के लिहाज से बालाजी एमिन्स के नंबर्स अभी भी आने बाकी हैं, साथ ही भारत का Q1 GDP आंकड़ा ये भी आपके सामने आता हुआ दिखेगा आज के दिन में ही। MSCI इंडेक्स के बदलाव आज की क्लोजिंग से लागू हो जाएंगे, जिसमें कुछ एक चुनिंदा स्टॉक्स इंक्लूजन में है। PFC, REC, एस्ट्रल, कमिंस, अशोक लेलैंड समेत और कई स्टॉक्स हैं, बट एक्सक्लूजन ACC का यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूरोप का आपको अगस्त महीने का CPI आंकड़ा और साथ ही जो ECB की मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी उसके मीटिंग, उसके जो मिनट्स है उस मीटिंग के, वो भी जारी होते हुए दिखेंगे। जहां तक कल का सवाल है, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी गुरुवार की जगह बुधवार को होगी और मंथली एक्सपायरी में कोई बदलाव नहीं है। हालांकि कंपनियां वॉलंटरी तौर पर T+3 पर IPO की लिस्टिंग कर सकती हैं। ऑटो सेल्स के नंबर्स भी आएंगे, जिसके थोड़ी देर में हम चर्चा भी करेंगे कि क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है। साथ ही रॉयल एनफील्ड जो है, यहाँ पर जो बुलेट 350 उनकी बाइक है, उसकी मतलब नया जो रिवाइज्ड न्यू जनरेशन वर्जन है वो लॉन्च करते हुए दिखेंगे। इथॉस यहाँ पर बोर्ड बैठक में QIP के जरिए फंड जुटाने पर कंपनी विचार करेगी। साथ ही PG इलेक्ट्रोप्लास्ट QIP के इशू प्राइस पर कंपनी की बोर्ड बैठक है। EIH लिमिटेड, यहाँ पर भी नजर रखिए, यहाँ पर बोर्ड मीटिंग होने वाली है, कुछ कंपनी के फ्यूचर्स प्लान्स को लेकर स्ट्रेटेजीज है। और यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज, यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स का IPO लॉक इन भी खत्म होता हुआ दिखेगा। BHEL टेंडर मामले में 1 सितंबर को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि IPO के लिहाज से ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स का IPO बंद हो जाएगा। विष्णु प्रकाश आर पंगुलिया का IPO की अलॉटमेंट है। एक्स डिविडेंड है गुजरात स्टेट GSPL और रिकॉर्ड डेट है GNA एक्सेल के बोनस शेयर जो उन्होंने जारी किए थे। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से अगस्त महीने का जॉब्स आंकड़ा भी आपके सामने आता हुआ दिखेगा। यूके के लिहाज से उनका जो नेशन वाइड हाउस प्राइस इंडेक्स है अगस्त महीने का, वो डेटा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होगा। इनफैक्ट सैटरडे 2 सितंबर शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स, यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट को लेकर बोर्ड बैठक है। इसरो आदित्य L1 मिशन जो है वो लॉन्च करेंगे। साथ ही एशिया कप भारत बनाम पाकिस्तान दोपहर 3 बजे रखा गया है, तो इस पर फोकस रहेगा। और संडे 3 सितंबर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप टिकट्स है उसकी सेल रात 8 बजे से शुरू हो जाएगी बुक माई शो पे। दो काम की चीज़ बताई आपने, 1 मिनट। हाँ, टिकट कौन सी खुल रही है बुकिंग? वर्ल्ड कप टिकट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कब खुल रही है? 3 तारीख को, संडे। ये 15 अक्टूबर वाली? हाँ, 8 बजे, रात 8 बजे। 3 सितंबर को खुलेगी रात 8 बजे। हाँ, बुक माई शो पे। बुक माई शो पे, ओके। आप रिमाइंड करेंगे? हाँ सर। संडे है, कर पाएंगे? कर दूंगा सर। ओके ठीक है, ओके। और वेबसाइट और एशिया कप चल पाएगी? हाँ, वो एशिया कप सैटरडे को, एशिया कप सैटरडे आफ्टरनून 3 बजे, डे नाइट। कहाँ है? श्रीलंका में। चलिए बढ़िया। तो कौन जीतेगा टॉस? टॉस गेम जीतने से फर्क। बड़े बड़े इरादे किशल के, वाह गजब है। चलो, मैं आपकी जगह होता तो मैं भी इरादा तो बड़ा ही रखता, लेकिन मैं ये कहता टॉस भी हम जीतेंगे, गेम भी हम जीतेंगे। वैसे टॉस के मामले में धोनी बड़े अच्छे थे। हाँ, ज़्यादातर टॉस जीते, धोनी बड़े लकी थे। चलिए, ये बात सही है। चलिए बढ़िया। तो ढेर सारे ट्रिगर्स हैं, मज़ेदार, देखते हैं, मज़ा आएगा। चलिए,
खबरें अरमान, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी गुड आफ्टरनून। खबरों में सबसे पहले ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पर जिसका डे 2 चल रहा है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अगर आप देखें तो लगभग 1.5 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। QIB का हिस्सा हालांकि 1% ही बढ़ा है। रिटेल का हिस्सा लगभग 2 गुना बढ़ता हुआ दिखा है और NII का हिस्सा अगर आप देखें तो लगभग 2.4 टाइम्स जो है बढ़ता हुआ दिखा है। खबरों पे आ जाएं तो खबरों पे ज़ायडस लाइफ साइंस, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि US FDA से एक दवा को अंतिम मंजूरी इनको मिलती हुई दिखी है और ये स्किन से जुड़ी बीमारियों में इलाज में इस दवा का जो है इस्तेमाल किया जाता है। टाटा पावर सब्सिडरी ने SSMI जो कि सैनियो स्पेशल स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडिया है उनके साथ करार किया है। करार इन्होंने कैप्टिव सोलर प्लांट के लिए जो है ये करार करते हुए दिखे हैं। रेलटेल इंडिया, ये हम एक्सक्लूसिव खबर भी है। MCA से रेलटेल इंटरप्राइजेस के विलय को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। आपको बता दूं मैं, शेयर धारकों से सितंबर 2022 में जो है विलय को मंजूरी मिली थी और विलय के बाद रेलटेल कॉर्प का हिस्सा होगी रेलटेल इंटरप्राइजेस। हालांकि कंपनी ने अगर आप देखें जी बिजनेस के ईमेल का जो है वो जवाब नहीं दिया है। कोल इंडिया, यहाँ पर अगर आप देखें कोजेंसीज के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि आने वाले महीनों में और ई नीलामी जो है वो की जाएगी और उसके मुताबिक अगर आप देखें FY24 में नीलामी के लिए लगभग 15.6 करोड़ टन जो है कोयला उपलब्ध होगा। TCS, यहाँ पे अथोरा नेदरलैंड्स के साथ इन्होंने एक करार बढ़ाया है पॉलिसी सर्विसिंग या फिर क्लेम हैंडलिंग के लिए जो है ये करार बढ़ाते हुए दिखे हैं। और अंत में कई सारी ब्लॉक डील्स है जिसमें सूला वाइनयार्ड 13% इक्विटी लगभग 1 करोड़ के आसपास शेयर के सौदे, मेड प्लस हेल्थ 12% इक्विटी 1.4 करोड़ के आसपास, टाटा स्टील 91 लाख, प्रूडेंट कॉर्पोरेट 8.5% इक्विटी 35 लाख शेयर, भारतीय एयरटेल 0.2% इक्विटी लगभग 1 करोड़ शेयर और नाइका लगभग 11 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे। ओके, तो ये हैं ढेर सारे आज के ब्लॉक डील्स भी लगातार ब्लॉक पर ब्लॉक हो रहे हैं। बड़े मतलब इतने ब्लॉक बिक रहे हैं, बेचने वाले भी मजे कर रहे हैं और लेने वालों को भी माल मिल रहा है ना। इतना लिक्विड मार्केट मैंने देखा नहीं पहले, स्पेशली मिड कैप्स के लिए। हाँ, कि जितना माल बेचना हो बेचो और खप जाता है आराम से। और इंडेक्स का कुछ फर्क ही नहीं, और इंडेक्स का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट जो बिक रहा है उल्टा बढ़ रहा है, वही हो रहा है। वैसे हाल है, गजब हो रहा है। चलिए, अलग अलग तरीके की हैं चीज़ें देखने दिखाने को मिल रही है। एंजॉय कीजिए इसको और एंजॉय कीजिए। एक के बाद एक आपके लिए आ रही है कॉल्स। क्लोजिंग शो का पहला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। जी वागले साहब फरमाएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून। दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी, मेरे को लगता है ये एक्सपायरी का मार्केट है। टिपिकल एक्सपायरी में ऐसे ही होता है, स्टॉक्स अपने आप अपने बलबूते पर ऊपर नीचे जाते हैं। तो अगर सेल कॉल है तो इसका मतलब मार्केट वीक है, व्यू बेरिश है, ऐसा ना माना जाए। मेरा एक बाय कॉल और एक सेल कॉल है मैच करने के लिए, काइंड ऑफ हेज स्ट्रेटेजी। बाय करना है मुझे DLF, जिसमें मुझे स्ट्रेंथ दिखती है 500 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, क्लियर कट ब्रेकआउट है। आज जब सुबह में थोड़ी सी गिरावट करेक्शन हो रही थी, ये स्टॉक वन वे ऊपर ही चल रहा है और मेरा मानना है ये मूव कम से कम 520 तक कंटिन्यू होगी। अभी 507-8 का आसपास है। मुझे लगता है 503 के स्टॉप लॉस से 5 रुपए की 1% वाले रिस्क लेके 520 का पहला टारगेट जो शायद आज भी आ सकता है। और आज और मंडे को, आज और कल और मे बी ऑन आउटर साइड मंडे तक ये 525-530 तक भी जा सकता है। स्टॉप लॉस उसके लिए आपका 500 का आना चाहिए। मुझे बेचना है BPCL, जिसने 350 का एक मल्टीपल बॉटम तोड़ा है। ये सीधे 330 तक इसका अगला टारगेट बनता है। अभी 345 का भाव है। यहाँ से 1-1.5 रुपए की रेंज में बेचे। 350 का आपका स्टॉप लॉस, 330 का टारगेट, टाइम फ्रेम 1 से 2 दिन। ओके, तो ये है आपके लिए राय BPCL में बिकवाले की और यहाँ पर राय खरीदारी की DLF में आते दिख रही है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर वागले साहब का है फोकस। दोनों तरफ के मौके मिल रहे हैं वागले साहब को, खरीदने के भी और बेचने के भी। ओके, आइए कुछ और बिगुल। मेरे ख्याल से सुमित जी के लिए बिगुल की जरूरत। सुमित जी? नहीं अनिल जी, अभी स्टॉक ढूंढ रहा हूं मैं। कब तक? अरे सुना नहीं शायद। सुमित जी कब तक? अनिल जी जल्दी मिलेगा, थोड़ी देर में बस। ASAP। ASAP। हाँ, इसका जवाब ये होता है ASAP। तो उसमें ना आपको टाइमलाइन कभी नहीं देनी पड़ती। कोई जैसे अगर मैं दीप को बोल दूं दीप कब तक ये काम होगा, ASAP। ये सर बस ऐसे। तो उसमें क्या है, दीप भी फ्री और मैं भी सोचता हूँ कि हाँ जवाब तो दिया कम से कम। ठीक है, आएगा तब आएगा। आएगा तब आएगा। जी वागले साहब। अनिल जी, सुमित जी से रिक्वेस्ट करिए, स्टॉक आएगा तब आएगा, शायरी तो आने दीजिए। हाँ
लेकिन शायरी तो तभी बनेगी ना सर, वो तो स्टॉक करा सकते हैं। लेट्स चेक योर बनाते हैं। लेट्स चेक योर क्रिएटिविटी। स्टॉक बिना है तो बागी साहब तैयार है, इसके लिए सोचना पड़ेगा। बिल्कुल जी। कुणाल जी। अनिल जी, सुमित जी सोच रहे हैं कि दिन अच्छे नहीं चल रहे, लेकिन इतने खराब चल रहे हैं अनिल जी, ये नहीं पता सुमित जी ने नहीं सोचा होगा कि वागले साहब पे बनानी पड़े। मेरी हार्दिक सहानुभूति सुमित जी के साथ है। सुमित जी जब तक सोचे तब तक आइए एक बिगुल मेहुल कोठारी साहब के लिए BTS डबल टी। जी मेहुल जी बताएं सर। अनिल जी, एक बाय का कॉल स्टॉक रडार पे है, वो है एस्ट्रा माइक्रो। 394 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। पहले भी एक ब्रेकआउट है बट कंसोलिडेट कर रहा था। ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेकआउट आज आ जाएगा। 398 के ऊपर ये कंफर्म होगा, बट यहाँ पर प्रीएम्प्ट करेंगे हम। 382 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना है, और अपसाइड में मैं समझता हूँ 425 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं एस्ट्रा माइक्रो में। एस्ट्रा माइक्रो है वो स्टॉक जहां पर तेजी करने की राय आती हुई 425 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए एस्ट्रा माइक्रोवेव। यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चलिए। कुछ कैश स्टॉक्स में तो बढ़िया मूव आपको बनती हुई दिख ही रही है। सुमित जी के लिए भी एक बिगुल हो जाए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, एक सेल कॉल अभी रडार पे आया। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 269.80 270, 270 रुपए का अभी भाव है। सितंबर फ्यूचर्स का ये भाव है। स्टॉक का नाम है PFC। PFC के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। PFC के अंदर यहां से नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी के बाद ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेशन देखने को मिला, और आज का जो कैंडल फॉर्म हो रहा है वो पिछले 3 से 4 दिनों का लो ब्रेक कर रहा है। PFC के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से 8-10 रुपए का गिरावट देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पे CMB पे बिकवाली करें 275, 276 ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो 275 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के PFC में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट 264 का, दूसरा टारगेट 260 रुपए का। तो PFC में बिकवाली करें 275 के स्टॉप लॉस से 264 और 260 के टारगेट्स के लिए 2-3 दिनों का ये व्यू रखे, बिकवाली करके काम करें PFC में। बिल्कुल, बिकवाली करके चलिए PFC। ये है आपके लिए राय सुमित जी की तरफ से, जिस पर एक्शन भी आपको कमजोरी वाला होते हुए दिख रहा है। PFC REC दोनों पर ही रखिएगा नजर, यहाँ पर थोड़ी नरमी आपको आती हुई दिखेगी। बट एक स्टॉक जिसमें बढ़िया एक्शन है वो है बिरला सॉफ्ट। जरा बिरला सॉफ्ट के चार्ट को भी पुल अप करिए। स्टॉक लगातार आपको अच्छे मोमेंटम में दिखा है और अच्छी तेजी आज भी दिखा रहा है। आज खैर एनीवे IT के बाउंस बैक का दिन है, मिड कैप IT अच्छा मूव भी कर रहा है। इस साल का अगर आप चार्ट देखेंगे तो अप्रैल के लेवल से या अप्रैल के आसपास, मार्च में इनफैक्ट इसने जो बॉटम बनाया था वहाँ से एग्जैक्टली डबल हो गया है। मार्च में 250 रुपये का बॉटम इसने बनाया था। इसका 52 वीक लो भी एग्जैक्टली 250 का है। वहाँ से देखिए तो ये डबल हो चुका है। तो एक साल में, इस साल में इनफैक्ट मार्च से अब तक पिछले 6 महीने में लगभग ये स्टॉक आपको डबल रिटर्न्स दिखा चुका है। जबरदस्त मूव आई है। कुणाल जी जरा एक बार बिरला सॉफ्ट का चार्ट देखें। IT के लिए वैसे उतना खास नहीं रहा है, थोड़ा बाउंस बैक इधर उधर आया, बट इसने बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिखाई सर। निश्चित रूप से दीपांशु, चार्ट बहुत ही बेहतरीन है। लगातार स्टॉक में एक स्टेडी मूव हमने देखा है। बाजार में उठापटक हुई और IT स्टॉक्स में भी हम एक सीमित दायरे का कारोबार IT इंडेक्स में देख रहे हैं। बावजूद उसके स्टॉक लगातार एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में रहा है। तो जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल बने रहे, और स्टीम बाकी है इस मूव में। और जिस तरह की तेजी बन रही है, मेरे ख्याल से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कोई 480 रुपए के आसपास अब एक रखें, और मुझे लगता है कि लॉन्ग पोजीशन को फिलहाल होल्ड करें। ओके, तो लॉन्ग पोजीशन होल्ड करिए। और बिरला सॉफ्ट में जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस आ रही है। एक बार जरा जैन साहब से भी राय ले ली जाए। जैन साहब, जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस रही है। स्वागत है सर, गुड आफ्टरनून। जरा देखें, बिरला सॉफ्ट मार्च से अब तक डबल हो गया है सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही, ये कंपनी भी देखिए अलग ही टाइप की कंपनी है और जबरदस्त इनफैक्ट इनका प्रेजेंस है US में और BFSI सेगमेंट में भी। और इतना बड़ा मूव देगा ऐसा लगा नहीं था। एक जबरदस्त रैंक आउट परफॉर्मर रहा पूरे IT सेक्टर में। लार्ज कैप्स तो ठीक है, अपने कंसोलिडेशन फेज से चल रहे हैं, बट मिड कैप्स बढ़िया चल रहे हैं। हमने पास्ट में भी डेटामेटिक्स दिया था, या एक हार्डवेयर की कंपनी डीलिंग के, सब बढ़िया चले। बी सॉफ्ट है, जेंसार टेक्नोलॉजी है। मेरे हिसाब से फ्रेश एंट्री की राय तो मैं नहीं दूंगा, बट यस, जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रख सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह भी बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट जून का क्वार्टर में हाईएस्ट एवर इन्होंने प्रॉफिट्स दिखाया, तो होल्ड रखने की आइडिया। तो होल्ड की राय है और बढ़िया आउट परफॉर्मेंस है। डबल हो गया 6 महीने में स्टॉक, बट आगे भी अच्छी मूव आ सकती है। 500 के ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है।
आईटी हार्डवेयर सेक्टर के लिए भी बढ़िया खबर आई है। जो इसकी पीएलआई स्कीम 2.0 है उसे भी शानदार रिस्पांस मिला है। आइए इस पर थोड़ी और जानकारी ली जाए। कुशल है हमारे साथ तैयार। कुशल, बताइए क्या कुछ खास हो रहा है इस पीएलआई स्कीम 2.0 में? बिल्कुल दीप, आप देखिए यहाँ पर 2021 में जब इसका पहला वर्जन निकला था तो उसमें तो उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया था, पर दूसरी बारी जब ये आईटी हार्डवेयर की पीएलआई स्कीम 2.0 लॉन्च की गई थी उसके बाद आप देखिए यहाँ पर शानदार रिस्पांस, 40 एप्लीकेंट्स अब यहाँ पर हो चुके हैं। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब का ट्वीट भी अभी आता हुआ दिखा है, अब से कुछ देर पहले ही इनकी तरफ से ये ट्वीट आया था इसको लेकर। और पीएलआई स्कीम के अंतर्गत आप देखिए जो 40 एप्लीकेंट्स हैं उसमें डिक्सन टेक और नेटवेब टेक्नोलॉजी लिस्टेड स्पेस की कंपनियां हैं जिन पर हमें फोकस करना चाहिए। दरअसल यहाँ पर जो फोकस सरकार का है इस पीएलआई स्कीम के तहत, भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है उसका प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ाने का यहाँ पर इनका ऑब्जेक्टिव है, जिसमें खासकर लैपटॉप्स, टैबलेट्स इत्यादि पर्सनल कंप्यूटर्स, सर्वर्स और एज कंप्यूटिंग सर्विसेज जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंक्लूडेड हैं। अब इससे इम्पैक्ट क्या होगा, एक तो मैं ये बता दूं कि डिक्सन टेक और नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के साथ साथ ग्लोबल कंपनियां जिसमें लेनोवो, एचपी, डेल, एसर और असूस जैसी कंपनियां भी शामिल हैं जिन्होंने ये एप्लीकेशन दिया है। और आगे चलकर ये एक्सपेक्टेशंस है कि हो सकता है कि एप्पल भी यहाँ पर अप्लाई करता हुआ नजर आए या फिर भारत में प्रोडक्शन अपना और ज़्यादा फर्दर इंट्रोड्यूस कर सके। बट स्कीम के तहत लगभग 4.7 लाख करोड़ की इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन होती हुई दिख सकती है और साथ ही 5,000 करोड़ से ज़्यादा की अतिरिक्त निवेश होने की भी संभावना लगाई जा रही है। तो ग्लोबल जिस तरह की प्रोडक्शन चाइना में होती थी वो अब आगे चलकर एक्सपेक्टेशंस ये है कि भारत में ये प्रोडक्शन थोड़ी थोड़ी शिफ्ट होती हुई दिखेगी और इसी वजह से ग्लोबल प्लेयर्स भी इस पीएलआई स्कीम के अंतर्गत एप्लीकेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब यही देखना है कि यहाँ पर ये जो पीएलआई स्कीम है आगे चलकर इनको कितना फ़ायदे देती है। एंड लार्जली जिस तरह की एम्प्लॉयमेंट बेस आगे चलकर सरकार उम्मीद लगाकर चल रही है, करीबन 75,000 लोग यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिशियरी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होते हुए दिख सकते हैं। तो बड़ा फायदा है। और डिक्सन के मैनेजमेंट तो आज सुबह हमने बात भी करी, उन्होंने पूरा इंसेंटिव स्ट्रक्चर भी समझाया, बहुत ही गजब का एक्सप्लेन किया उन्होंने और बहुत ही आपको अच्छे से बताया भी कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन आइए आईटी हार्डवेयर से जुड़ी अगर कोई कंपनी जैन साहब के रडार पे है तो जैन साहब बताएं सर, फरमाएं। देखिए आईटी हार्डवेयर मैंने एक कंपनी का भी नाम लिया था, वो था डी-लिंक, और भी है बट मुझे बहुत ज्यादा वो सब में इतना इंटरेस्ट आता नहीं है क्योंकि मुझे फंडामेंटल समझ में नहीं आ रहे थे। बाकी डिक्सन, यस, आज तो आपका जो इंटरव्यू था, मैं तो हमेशा से ही न्यूज पर व्यूज का बहुत बड़ा फैन हूँ। इनफैक्ट शुरुआत जब से आपने की है, और ये तो अवार्ड विनिंग शो भी है, और आज तो हमारे जर्मनी वाले सिद्धार्थ जी ने बहुत जबरदस्त अप्रिशिएशन भी किया था और लाजमी भी है अप्रिशिएट। मैं भी सुन रहा था, भले मैं शो में नहीं होता हूँ मगर वर्चुअली तो हम रहते ही हैं, तो इट वाज अ वेरी गुड इंटरव्यू। बट यस, मुझे डिक्सन मतलब बहुत बढ़िया है, प्रोस्पेक्ट बहुत बढ़िया है, बट फिर भी बहुत वैल्यूएशंस के लिहाज से महंगा है, तो काफी हद तक तो डिस्काउंटेड लगता है और अपने लाइफ टाइम हाइज के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। बट बाकी डी-लिंक का देखना पड़ेगा कि वो लोग किस तरीके से आते हैं। बाकी फॉरेन प्लेयर्स अच्छा फायदा उठाते हुए दिख रहे हैं। सो बट इट्स अ वेरी बिग स्टेप, और यही जो चाइना में हुआ और इंडिया में हो रहा है, और ये पीएलआई इस सेगमेंट में हो या दूसरे में हो, मुझे लगता है जो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो सरकार का फोकस है, पीएलआई जबरदस्त परफॉर्म करेगी। और आगे भी आने वाले दिनों में पीएलआई इज वन थिंग जो सब लोग जो बात करते हैं, अगर सारे एनालिस्ट की अगर बात करें तो पीएलआई पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है। तो मेरे हिसाब से हार्डवेयर में एक डी-लिंक है, वन ऑफ माय टॉप फेवरेट्स। एंड अगेन अ डिस्क्लेमर, काफी बार रेकमेंड किया हुआ है, हो सकता है क्लाइंट्स के पास और फैमिली एसोसिएट्स और इंडिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के पास। ओके, बिल्कुल। तो ये डिस्क्लेमर के साथ आप डी-लिंक को नोट करें, क्योंकि डी-लिंक कई बार रिकमेंडेशन जैन साहब ने किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। आइए हिमांशु जी क्या रिकमेंड कर रहे हैं ये जानते हैं बिगुल के बाद। चलिए। जी हिमांशु जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी, अंबुजा सीमेंट के फ्यूचर्स में बिकवाली करनी है। यहाँ पर एक वीक स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है, पिछले कुछ दिनों से लोअर हाइज लोअर लोज बनते हुए नजर आए हैं, और आज वो जो वीकनेस है वो कंफर्म होती हुई नजर आई है। मुझे लगता है कि यहाँ पर 10 से 12 रुपए तक की गिरावट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है, तो अंबुजा सीमेंट के फ्यूचर्स में शॉर्ट करके चलने की सलाह रहेगी। करंट लेवल्स है लगभग 430 रुपए के आसपास के, इन्हीं लेवल्स पे शॉर्ट करके चलने की सलाह है अनिल जी। 434 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। डाउन साइड में 420 और 415 रुपए तक के टारगेट्स अंबुजा सीमेंट में देखने को मिल सकते हैं।
420 और 415 के टारगेट के लिए अंबुजा सीमेंट पर करें बिकवाली। अंबुजा एसीसी दोनों पर इस समय हमें प्रेशर आते हुए दिख रहा है और डेज लो पर ही ट्रेड कर रहे हैं। एसीसी भी आपके लिए प्रेशर में ही बना हुआ है, करीब 0.25% नीचे, बट अंबुजा में ज़्यादा भारी गिरावट है। आज मुनाफा वसूली आपको एस्कॉर्ट्स में भी आती हुई दिख रही है। बागी साहब जरा इसका एक बार चार्ट देख लें। बड़े ब्रेकआउट्स आए हैं, इनफैक्ट इस हफ्ते ही 2 बार बड़े ब्रेकआउट्स आए थे। आज की मुनाफा वसूली ऑफकोर्स थोड़ा एक्सपायरी प्रेशर भी हो सकता है। क्या रहा है सर चार्ट पर? फिलहाल ऑलमोस्ट 4% नीचे है। दीपांशु, ये माहौल में जो हो रहा है मैं इसको करेक्शन ही मानूंगा। शॉर्ट तो नहीं करना है, आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आप कर सकते हैं। पैटर्न अभी भी बिगड़ा नहीं है। जब तक ये 2950 के ऊपर होल्ड करता है, मेरा मानना है इसमें वापस बाइंग आनी चाहिए। तो 2950 इंपॉर्टेंट लेवल है, तो आपके पास आराम से अभी क्वेश्चन है करीब 150-200 रुपये का, जिसको आप इस समय स्टॉक में देख सकते हैं। थोड़ा वीक है, बट काफ़ी सारे स्टॉक्स में आपको वीकनेस आती हुई दिख रही है और आई थिंक एक्सपायरी रिलेटेड कुछ पोजीशंस अनवाइंड भी इस समय हो रही हैं, जिसका इंपैक्ट है। टीवीएस मोटर्स बाय द वे इस पर रखिएगा नजर, ये अभी भी होल्ड आउट कर रहा है, करीब 1% की तेजी है। कल भी हमने देखा था स्टॉक पर अच्छा एक्शन आया था। कैश स्टॉक में बीएससी लिमिटेड आज ये जबरदस्त मोमेंटम है और थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे भी कि क्या कुछ चल रहा है इसमें, बट 8% की बड़ी तेजी आ रही है बीएससी, इसको अपने रेडार पर रखें। और एनसीसी आज एक फिर से बड़ी मूव आ रही है। सुमित जी, आपसे रिसेंटली इस पर बात भी हुई थी। एनसीसी अच्छे फॉर्म में है, आज सुबह इसके बारे में आप बात भी कर रहे थे, रेकमेंड भी किया था। 158 के लेवल पर 162 और 166 के टारगेट के लिए दूसरे टारगेट पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बताएं सर, अब क्या करें एनसीसी पर? दीपांशु, बहुत बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। आज सुबह ही इस पे बात किया था, आज सुबह इस पर रिकमेंडेशन भी दिया था और टारगेट अचीव है, तो टारगेट अचीव का मोहर भी लग सकता है। इंट्राडे में ही मूव आ गया। 2-3 दिन का मैंने सोचा था, स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, स्टॉक के अंदर अभी भी और ऊपर का मूव बनेगा। तो जो लोग इंट्राडे प्रॉफिट से संतुष्ट है वो तो बुक करके निकल सकते हैं। जो लोग रिस्क ले सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं, वो लोग अभी होल्ड करें, क्योंकि स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। स्टॉक 165 के ऊपर आज क्लोजिंग देता है, तो इसका मतलब ये होगा कि स्टॉक यहां से 10 से 20 रुपए का मूव और ऊपर की तरफ दिखाएगा, यानी 175 से 180 रुपए तक का मूव भी आने वाले दिनों में एनसीसी में देखने को मिल सकता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के जो लोग रिस्क ले सकते हैं वो लोग होल्ड भी कर सकते हैं। एक अच्छा मूव अभी और आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। ओके, तो यह आपके लिए एनसीसी, इस पर रखिएगा नजर, बढ़िया फॉर्म में आ रहा है। सोना बीएलडब्ल्यू, इस पर भी अच्छी मूव है, 600 का लेवल अभी इसने क्रॉस किया है। जैन साहब जरा देखें, आज वैसे भी ब्रॉडर मार्केट में ज्यादा एक्शन है, एक्सपायरी डे है, तो कैश मार्केट में हम ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि बाकी एक्सपायरी रिलेटेड स्टॉक्स में तो बड़ा उतार चढ़ाव चल रहा है। बट सोना बीएलडब्ल्यू सर डेज हाई पर 600 के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पे बहुत ज्यादा सही नहीं पड़ा। मैं सोना बीएलडब्ल्यू को वैसे रेकमेंड ज्यादा नहीं किया हुआ, मतलब बातचीत भी बहुत ज्यादा पॉजिटिवली मेरे से नहीं हुई, क्योंकि मुझे हमेशा वैल्यूएशन बहुत महंगे लगते हैं 80 के पी मल्टीपल पे स्टॉक। बट यस, अगेन अपने लाइफ टाइम हाईज को क्रॉस करने की बस तैयारी में है। बाकी सारी चीजें बढ़िया है, क्योंकि सेक्टर बहुत हॉट है, ईवी की बातें आती है और सब ऑटो इंसुलरी वैसे भी बढ़िया चल रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, टीटीएम बेसिस पे भी बहुत बढ़िया और क्वार्टरली रिजल्ट जून के अच्छे थे। तो यही रीजन है कि ये स्टॉक चलेगा। तो मेरी तरफ से राय है कि होल्ड करके रखा जा सकता है, क्योंकि मार्केट्स में जो अंडर करंट है वो जबरदस्त है। मैं तो आज सुबह से कह रहा हूँ, अपना ध्यान किधर है, असली तेजी स्मॉल कैप्स में है, मतलब इधर है। तो ऐसी तेजी स्मॉल कैप ने एकदम डिसाइसिवली 12,047 का जो हाईस था पिछला, उसके ऊपर अच्छे से ट्रेड कर रहा। तो जब तक ये तेजी बनी हुई है तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में। बाकी ओवरऑल थोड़ा सा मार्केट में ऊपर के लेवल्स पे प्रेशर है, तो कई बार महंगे स्टॉक्स वहां पे प्रेशराइज फील करते हैं और प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। बट एनीवेज लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो होल्ड किया जा सकता है। ओके, तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में है भरपूर तेजी। और सुमित जी, जो काफ़ी देर से कश्मकश और जद्दोजहद करने के बावजूद वागले साहब पर अभी तक कविता नहीं बना पाए हैं, उनके लिए एक हिंट मेरी तरफ से, हिंट तो क्या मतलब एक दूसरा ऑप्शन मेरी तरफ से। सुमित जी, जैसा कि जैन साहब कह रहे हैं कि पलट तेरा ध्यान किधर है, असली तेजी तो इधर है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर, आप चाहें तो उस पर भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। हम तब तक आइए आपके लिए एक बिगुल का इंतजाम करते हैं, सुमित का सुपरहिट। मुझे ऐसा लग रहा है दीप कि सुमित जी है ना, वो तेंदुलकर टाइप का प्रेशर फील कर रहे हैं। हर बार मतलब मैदान में तो सेंचुरी मार के आना है, टू मच टू एक्सपेक्ट। ऐसे यंग मतलब जैसे वो 19-20 साल के तेंदुलकर से एक्सपेक्ट करते हो ना आप कि हर बार सेंचुरी मार के आओ। वो भी ऐसे मतलब सामने कौन सा शोएब अख्तर, वकार यूनुस काइंड ऑफ वैसे बॉलर्स है ना, उनके सामने करके आओ। प्ले योर नेचुरल गेम सर, गो ऑन।
अच्छा हुआ अनिल जी आपने बोल दिया, क्योंकि एकदम सही फीलिंग है आपकी। ऐसा लग रहा है कि हर लाइन में हम शायरी बनाने का प्रेशर आ रहा है। अरे मैं गुजर चुका हूँ ये सब चीजों से। हमारे हर कॉल में लोगों को लगता है कि बस चौके छक्के लगने चाहिए, इसलिए ये सब चीजें मैं देख चुका हूँ। सो आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। बताएं सर। जी तो अनिल जी, अब जिस चीज के लिए बिगुल बजाए वो स्टॉक सेल साइड का है। छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग ये स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। स्टॉक का अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 440 रुपए 50 पैसे, 441 रुपए, 440.50 441 के आसपास का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है आईटीसी। आईटीसी के अंदर सेलिंग प्रेशर है। आईटीसी पिछले 10 से 15 दिनों से हर लेवल पे ऊपरी लेवल से दबाव दिखा रहा है, और यहां पर भी ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिलेगा बाकी है इसके अंदर, जिसमें नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे बिकवाली करे, जिन्होंने सेल का व्यू लिया हुआ है वो लोग अभी होल्ड करें। 444 445 ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो 445 के स्टॉप लॉस से आईटीसी में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में पहला टारगेट 435 रुपए का, दूसरा टारगेट 432 रुपए का। 2-3 दिनों का व्यू लेके आईटीसी में बिकवाली करे 445 के स्टॉप लॉस से 435 432 के टारगेट्स के लिए। 435 432 टारगेट खरीदारी करें। सॉरी, पिछले 1.5-2 साल से आदत पड़ी हुई है। क्या सर? खरीदारी वाली। हाँ इसलिए मुश्किल से आईटीसी बिकवाली करें, ये राय है सुमित जी की तरफ से 445 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, वंडरफुल, वेरी नाइस। आगे सेठी साहब, बिगुल स्वागत। सेठी साहब सुस्वागतम। 2 स्टॉक होंगे, दोनों कैश मार्केट के होंगे, लाइफ टाइम हाई पे मिड कैप स्मॉल कैप शेयर हैं, तो नो पॉइंट फॉर गेसिंग। बताएं सर पहला वाला। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है, इस स्टॉक को मैं पहली बार ही रिकमेंड कर रहा हूं, और जहां तक मुझे याद आता अपने चैनल पे अभी तक किसी ने रिकमेंड नहीं किया आपके अलावा। आपने इसको रिकमेंड किया हुआ है इस स्टॉक को। स्टॉक का नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजी। अरे बोल ही गया आप, मैं तो सोच रहा था कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा, चलो बोल ही दिया तो ठीक है। नेटवेब टेक्नोलॉजी, जी जी जी। ये अभी 837-38 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 900 रुपए के, 825 का स्टॉप लॉस रखना है। अनिल जी, एक रिसेंट आईपीओ था, 27 जुलाई को कंपनी लिस्ट हुई थी, और अनिल जी इस आईपीओ को जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला। 90 टाइम सब्सक्राइब हुआ, 500 के प्राइस पे आईपीओ आया था। उसके बाद स्टॉक ने हाई किए अपने 952 रुपए के, वहां से अच्छा थोड़ा करेक्ट होके ये 835-40 के लेवल पे आया है। अनिल जी, ये कंपनी हाई एंड सर्वर्स और सिस्टम्स, फिर सुपर कंप्यूटर्स और डेटा सेंटर सर्वर्स बनाती है, जो कि ये जितने क्रिटिकल सेक्टर्स है जैसे डिफेंस है, डेटा सेंटर, आईटी, बैंकिंग, बीएफएसआई, ऑयल एंड गैस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन तरह के सेक्टर्स में रिक्वायरमेंट होती है। बाकी आज एक स्टॉक सुर्खियों में भी है, बिकॉज PLI 2 जो स्कीम सरकार ने अनाउंस करी है उसमें ये भी एक एप्लीकेंट है, तो कंपनी को इसका फायदा होगा। और सरकार का पूरा फोकस है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को भारत में बढ़ावा देने का। और इतना ही नहीं, DGFT ने हाल ही में एक इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन भी लगाया है हाई एंड जो सर्वर्स इंपोर्ट होते हैं, जो कि 1 नवंबर से एप्लीकेबल होगा, तो उसका एक बड़ा फायदा इस कंपनी को होगा। तो फिर पूरा फोकस मेक इन इंडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पे है। और इस कंपनी ने रिसेंटली 2 नए सेगमेंट में फोरे किया, एक तो नेटवेब स्विचेस और दूसरा 5G ओरान। ओरान वुड मीन ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, जो कि बहुत ही हाई ग्रोथ एरिया है, तो उसका भी एक ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी रहेगी। फिर ये जो साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से दुनिया भर को रिवोल्यूशनाइज कर रहा है, तो जो सिस्टम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्बेड होने हैं वो हाई एंड सिस्टम्स, हाई एंड कंप्यूटर्स होंगे, तो उसका एक बड़ा फायदा नेटवेब टेक्नोलॉजी जो कि सुपर कंप्यूटर्स बनाती है इसको होगा। फिर दुनिया भर की जो लीडिंग कंपनीज है जैसे इंटेल, सैमसंग, एनवीडिया, सीगेट, इन सब के साथ इनका पार्टनरशिप है। और हाल के जो नतीजा है उस पर मैं देख रहा था, इनकी ऑर्डर पाइपलाइन है करीबन 2800 करोड़ की, जिसमें ये L1 है करीबन 500 करोड़ के ऑर्डर्स के लिए। तो इस तरह की ऑर्डर बुक रहेगी। छोटी साइज की कंपनी है, पिछले साल इन्होंने 445 करोड़ का रेवेन्यू किया, जो कि मेरी उम्मीद है इस साल ये लोग 650 करोड़ के करीब की रेवेन्यू कर सकते हैं। एक अच्छी मार्जिन है। मुझे लगता है एक कंपनी एक कंसिस्टेंटली ओवर द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स 30-40% की दर से ग्रो करेगी। तो खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 900, स्टॉप लॉस ऑफ 825, नेटवेब टेक्नोलॉजीज। 825 का स्टॉप लॉस, 900 का टारगेट, और स्टॉक एक बार तो 870-72 तक जाकर भी आया है। अभी भी 872। थोड़ा स्टॉप लॉस या टारगेट रिवाइज करना चाहेंगे सेठी साहब?
अनिल जी, अभी मैं देख रहा हूँ ये 855 के आसपास आया है स्टॉक, तो 900 रुपए के पहले टारगेट रहेंगे। बाकी एक लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म का किसी का नजरिया तो इस स्टॉक को भी एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर के रूप में रखना चाहिए। मुझे लगता है ये आने वाले 9 से 12 महीने में तो कुछ 1100-1200 के टारगेट अचीव कर सकता है। जबरदस्त कंपनी है। एक्चुअली इस क्वार्टर के नतीजे में थोड़ा इनका प्रॉफिट कम था, बट जब मैंने डेप्थ पे देखा तो इनके कुछ जो ऑर्डर्स है या कुछ क्लाइंट्स ने बिलिंग पोस्टपोन करी जून से जुलाई में, तो वो इस क्वार्टर में देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है इस क्वार्टर के नतीजे भी तोड़फोड़ होंगे। तो आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक और मुझे लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये करेक्टेड लेवल्स पे स्टॉक मिल रहा है, खरीदारी करने की सलाह। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। दूसरा स्टॉक सर? दूसरा स्टॉक भी अनिल जी आपका पसंदीदा स्टॉक है। वैसे अच्छा स्टॉक है तो सब अच्छे स्टॉक्स आपको पसंद आते ही हैं। स्टॉक का नाम है ग्रीव्स कॉटन, जो अभी 147 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 165 के शॉर्ट टर्म टारगेट है और 143 का स्टॉप लॉस रखना है। अनिल जी, ये कंपनी भी एक दिग्गज कंपनी है जो मेनली ऑटो इंजन, फिर फार्म इक्विपमेंट के लिए इंजन और इंडस्ट्री मतलब पावर सेक्टर के लिए इंडस्ट्रियल इंजन वगैरह और माइनिंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इन सब के लिए बनाती है। बट आजकल ये स्टॉक अपने ईवी फोरे के लिए जाना जाता है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इनका सीरियस फोरे है। 3 व्हीलर्स इन्होंने लॉन्च करे। एक एम्पियर प्राइमस नाम का इनका 2-3 व्हीलर का सेगमेंट है जो इन्होंने ऑटो एक्सपो में लॉन्च किया था। वो एक गेम चेंजर है, उसके कारण एक जबरदस्त ग्रोथ कंपनी में देखी जा रही है। बाकी सरकार का भी फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने का, और आज भी ये स्टॉक भी फोकस में। इन्होंने एक ई रिक्शा बैटरीज जो पावर राजा नाम से एक लॉन्च करा है, ये आज की खबर है। और बाकी परसों की खबर है, ट्यूसडे को किया था। और आज भी इन्होंने कोई एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स को अपने में इंक्लूड किया है, जिसके अंतर्गत इनकी जो E2 व्हीलर्स की रेंज है वो बढ़ेगी। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। स्टॉक बहुत चला हुआ नहीं है, अंडर परफॉर्म किया है मार्केट को, बट मुझे लगता है यहाँ से अच्छे अपसाइड आने चाहिए। ईयरली हाई से 185 के, अभी ये स्टॉक जो 147 के आसपास ट्रेड करता है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 165, स्टॉप लॉस ऑफ 143 के। ग्रीव्स कॉटन 165 का टारगेट, 143 का स्टॉप लॉस और 900 के टारगेट के लिए नेटवेब टेक्नोलॉजीज, इस पर भी करें खरीदारी। शुक्रिया सिरी साहब जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। स्ट्रैटेजी 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी में तो टाइम लगेगा, तब तक एक बार पहले वागले साहब की। हाँ, वागले साहब का काम पहले कर लीजिए। चलिए बिल्कुल, वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, अशोक लेलैंड ने अभी एक मल्टीपल सपोर्ट ब्रेक किया है 185 का। अभी 184.50 184.30 के आसपास है। मेरा मानना है 180 तक नीचे जा सकता है। 4-4.5 रुपए की डाउन साइड है। आपको रिस्क सिर्फ 1.5 रुपए का ऊपर लेना है। 186 के होकर ऊपर जाता है तो काट लीजिए। ऑन द डाउन साइड 180 का पहला टारगेट, अगर वो होल्ड नहीं किया फिर 175 तक जा सकता है। 180 और 175 के टारगेट्स, स्टॉप लॉस लगाइए 186 का। ये है अशोक लेलैंड पर बिकवाली की राय। आइए अब लेते हैं अनिल जी की 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी, 100 पॉइंट ऊपर है डाउ फ्यूचर्स। नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको हल्की नरमी दिख रही है। S&P फ्यूचर्स फ्लैट इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो नैस्डैक की 4 दिन की आउट परफॉर्मेंस है, बट लग रहा है आज डाउ थोड़ी लीडरशिप दिखाएगा। 100 पॉइंट ऊपर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है। यूरोप के बाजारों की बात करें तो यहाँ पे ठीक ठाक कारोबार है, कुछ ज्यादा खास नहीं हो रहा है, हल्की बढ़त के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। एशिया भी ज्यादातर पॉजिटिव ही था, एशिया में भी कुछ ज्यादा परेशानी नहीं थी। सिर्फ हमारे बाजार ही हैं इस समय जो आपको थोड़े वीक दिख रहे हैं। एशिया में चाइना और हांगकांग थोड़े कमजोर थे, अदरवाइज ठीक ठाक एशिया का कारोबार था। बताएं सर, क्या करना है इस समय एक्सपायरी? आज तो कुछ अजीब ही डेटा बन रहे थे। नए तरह के। कैसे? अब मैं आपको बताऊं कैसे। आमतौर पे क्या होता है, 19,300 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 19,400 पे, 19,500, 19,200 काइंड ऑफ ऐसा। आज फर्स्ट टाइम मैं मंथली एक्सपायरी के दिन एक इंटरेस्टिंग चीज देख रहा हूँ। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो आपका है ना, वो राउंड फिगर में नहीं है। पुट में 19,250 में और कॉल में 19,350 मतलब क्या गजबी पोजिशनिंग हुई है। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 19,250 के पुट पर 2.25 करोड़ शेयरों का है और 19,350 के कॉल्स पर 2 करोड़ 32 लाख शेयरों का भरा। लेकिन उससे पहले 19,300 पर भी 2.25 करोड़ का है। हाईएस्ट 19,350 पे। तो आज 19,300, 400 या 19,200, 300 के बजाय जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है बीच वाली स्ट्राइक पर है, नहीं कि राउंड फिगर वाली, वो कम देखने को मिलता है। अब आप सोचेंगे हो गया होगा निफ्टी में, कौन सी बड़ी बात है, एक आध दिन हो गया तो आप इतना बड़ा पॉइंट क्या बना रहे हो सर? आप ऐसा सोच सकते हो, पूछोगे तो नहीं मुझे पता है, लेकिन सोच सकते हो। तो उसका भी जवाब है मेरे पास। बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ पे भी 43,900
अच्छा, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट और कॉल दोनों में 43,900 पे। अब कभी ऐसा हुआ है 44,000 पे ना हो 43,900 पे, और दोनों पे, और दोनों का एक ही जगह वो भी 43,900। सोचो तो स्टॉप लॉस ट्रिगर ये इंटरेस्टिंग क्या है इस बार आज, मतलब जो पोजीशन बनी है कैसे किसी ने राउंड फिगर में, आमतौर पे कोई भी 44,000 पे बनाएगा, है ना, लॉन्ग शॉर्ट दोनों हाईएस्ट जो बनेगी। एनीवे, तो पहले मैं आपको निफ्टी का एक बार एनालिसिस दे दूं। 19,200 19,250 सपोर्ट का काम करेगा बचे हुए समय के लिए। 19,200 के पुट पर 2 करोड़ शेयर हैं, 19,250 के पुट पर 2.25 करोड़ शेयर हैं, 19,300 पर भी 1 करोड़ 60 लाख शेयर हैं, थोड़े कम हुए होंगे। सो ये आपका बेसिकली सपोर्ट जोन है। रिस्क आपकी एक ही, अगर आप 19,200 के नीचे आज बंद होते हैं तो फिर थोड़ी सी रिस्क आपकी बढ़ जाती है। अदरवाइज इस पूरी सीरीज में जितने कमज़ोर आप थे उतने ही कमज़ोर अब भी हैं। लग डेटा में ऐसा रहा है देखकर कि 19,200 250 को निफ्टी बचाने की कोशिश कर लेगा। 3 बजे तक आपको 19,200 होल्ड होना चाहिए। 3 बजे के बाद कुछ अफलातून हो जाए आखिरी 15-20 मिनट में, जैसे कल हुआ, उसकी जिम्मेदारी और गारंटी मैं नहीं लेता। वो कभी भी कुछ भी हो जाता है, उसका पता नहीं चलता। बट अदरवाइज 19,200 19,300 की रेंज जो है सपोर्ट की, उसके बेसिस पे 19,200 250 आप बचा लेंगे। ऊपर कितना जा सकते हैं? 19,300 2.25 करोड़ शेयर, 19,350 2 करोड़ 32 लाख शेयर, 19,400 2 करोड़ 30 लाख, यानी कि इस 3 स्ट्राइक प्राइस पे भी भरकर कॉल राइटिंग होकर रखी है। तो 19,300 350 आपसे पार नहीं होगा। इस रेंज में आने पर आपकी प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाएगी। सो क्लोज आज की निफ्टी की क्लोजिंग में नीचे 65 पॉइंट की रिस्क है, ऊपर 85 पॉइंट की अपसाइड है 19,350 तक। वो भी मुझे कम लगता है 19,300 तक ही आप आकर रुक जाएंगे, तक जाएंगे। सो आज ऐसा पूरा एक बार का फिर से चांस ये बन रहा है कि 19,300 आप क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा, एक दिन 19,265 बंद हुए थे, एग्जैक्टली वहीं पर है। वापस 4 दिन आप 19,300 के ऊपर बंद हुए। आज फिर से 19,300 चैलेंज में आ रहा है। हो पाता है या नहीं हो रहा है देखना होगा, बट ये इंटरेस्टिंग डेटा है अभी निफ्टी के। सपोर्ट ग्लोबल से पूरा है, इसलिए आप ज्यादा घट नहीं पा रहे हैं जी। और लोकल पूरा आप तरफ से सप्लाई वाला मामला, अदानी ग्रुप के शेयर जिस तरह से घटे हैं उसको देखकर बढ़ नहीं पा रहे, मूड नहीं बन रहा। ठीक है, अब आइए दूसरा बैंक निफ्टी। 43,900 1 करोड़ 60 लाख शेयर पुट, 43,900 1 करोड़ 8 लाख शेयर कॉल्स में। सो हालांकि पुट राइटिंग ज़्यादा, तो इस हिसाब से ऐसा लगता है 43,850 वाला जो सपोर्ट जोन है वो बैंक निफ्टी आसानी से नहीं तोड़ेगा। 800-900 के रेंज में सपोर्ट है, ये होल्ड करेगा। और ऊपर में ऐसा लग रहा है कि 44,200 के रेंज में भरपूर सप्लाई है, वहाँ पर आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। ये आपके लिए लेवल्स है। बेहतर ये होगा कि आज कोई नई आप एडवेंचर न करें। सुबह का एक ट्रेड आपका बैंक निफ्टी का बन गया है। अब जो भी एडवेंचर करना है या तो आप कल करें, या कल की सीरीज में हल्का फुल्का छोटी मोटी खरीदारी करने की कोशिश करें, लेकिन बेहद छोटी और हेज्ड वाली या ऑप्शन वाली, ये आपके लिए ठीक रहेगा। आज एक्सपायरी का दिन है, मैं अगले 1 घंटे में कोई कॉल नहीं दूंगा। नहीं देंगे? क्यों? पहले से बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ। क्योंकि डेटा जिस तरह से बने हैं ना, अब और जिस तरह के मार्केट में वो बहुत डाइवर्जेंस दिख रहा है। राइट, मतलब अलग ही तरह की चीज़ है। मतलब आप देखो मिड कैप स्मॉल कैप अलग ही जा रहे हैं, लाइफ हाई बना रहे हैं, दिग्गजों से उठा नहीं जा रहा। आईटी भाग रहे हैं, अदानी घटा पड़ा है और ये आपका बैंक निफ्टी घटा पड़ा है। सो बहुत अलग अलग धड़ों में काम हो रहा है। ऐसा एक डायरेक्शन में सब नहीं चल रहे। जब एक डायरेक्शन में सब ना हो तो कोई ऐसा अपनी जबरदस्ती कोई ऐसा कॉल लेना जरूरी नहीं है। समझ गया। तो सुबह एक कॉल लिया, एक हुआ, शॉर्ट कवरिंग हुई, स्टॉक बैंक निफ्टी बढ़ा, भागा, ठीक ठाक हो गया, वापस नीचे आ गया। और अब आखिरी आधे घंटे में रिकवरी आए या फॉल आए, उसको ट्रेड करना बहुत मुश्किल काम है। तो बेटर है कि वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में 3:20 पे बताऊंगा कल के लिए क्या करना है। ठीक है सर, डन। आइए, बाजार में तो थोड़ा उतार चढ़ाव, और एक स्टॉक जो लगातार तेजी में है वो है आपके लिए BHEL। ओहो, बड़ा कन्विक्शन है, हमारे रेडार पर रहा है। कल स्टॉक ऑफ द डे भी था, टारगेट्स भी आ गए। कल के टारगेट पर एक्सी समिति ट्रेड भी कर रहा है और बाजार का भरोसा बढ़ रहा है, कंपनी की परफॉर्मेंस भी बढ़ रही है। आइए जो रीसेंट अपडेट्स हैं और आगे का क्या आउटलुक बन रहा है एक बार जानते हैं। इस पर कुछ नई रिपोर्ट्स भी आई हैं। वरुण हमारे साथ है यार। वरुण, बताइए क्या लेटेस्ट अपडेट है इसके लिए? डेफिनेटली दीप, तो लगातार अनिल सर ने तो स्टॉक को रिकमेंड किया ही है और अपने टारगेट्स दिए हैं, लेकिन अब एंटिक ने भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है और अपने प्राइस टारगेट इन्होंने भी बढ़ा दिया और अच्छे खासे बढ़ाए हैं। मैंने बहुत कम देखा है कि भेल पे इस तरह के प्राइस टारगेट बढ़े हैं और ये 110 से बढ़ा के अब 158 का प्राइस टारगेट जो है वो BHEL पे दे रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है लगातार इस कंपनी को मिलते हुए ऑर्डर, और ये एकमात्र रीज़न है जिसकी वजह से इन्होंने यह दरअसल प्राइस टारगेट बढ़ाया है। आज आपने देखा इस कंपनी को
एक और ऑर्डर मिला है करीब, इस ऑर्डर की जो लागत है वो अगर आप देखेंगे तो करीब 15,600 करोड़ के आसपास की है। और ये ऑर्डर एनटीपीसी से इसको मिला है। 800 मेगावाट के 2 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 के लिए ऑर्डर जो है वो इस कंपनी को मिला है, जिसमें कंपनी डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग सभी काम जो है वो करने वाली है। अब 15,600 करोड़ अपने आप में बड़ा ऑर्डर है, लेकिन ये केवल एक ही ऑर्डर नहीं है जो कंपनी को मिला है। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो लगातार इस कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं। कुछ दिनों पहले इस कंपनी को इलेक्ट्रोमैकेनिकल बनाने के लिए एनएचपीसी से करीब 2200 करोड़ का ऑर्डर मिला था। उसके पहले आपको याद होगा एक दिन यहाँ पर सर्किट पे भी था स्टॉक, जब इसको 4000 करोड़ का ऑर्डर मिला था। याद कीजिएगा थोड़े दिन पहले इसने जी के साथ अपनी जो पार्टनरशिप है उसको भी आगे बढ़ाया था। और ये पार्टनरशिप छोटी मोटी पार्टनरशिप नहीं है, 1986 से पार्टनरशिप चलती आ रही है टर्बाइन बनाने की, और उसको जी ने आगे भी बढ़ा दिया है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर था इस कंपनी के लिए। कुल ऑर्डर बुक साइज अगर आप देखेंगे तो 1 लाख करोड़ के पार की ऑर्डर बुक जो है वो इस कंपनी के पास है, जिसमें से पावर की सबसे ज़्यादा 68% के आसपास की है, इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट की करीब 4% के आसपास की है। और केवल एंटी की नहीं जो प्राइस टारगेट बढ़ा रहा है, आप देखिए कुछ दिनों पहले नुवामा ने अपना प्राइस टारगेट बढ़ाया था, 85 से बढ़ा के 125 किया था। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने भी यहाँ खरीदारी की राय दी थी, प्राइस टारगेट बढ़ाया था 110 से बढ़ा के 120 के आसपास कर दिया था। नो डाउट हाल ही में हमने इस कंपनी के नतीजे देखे थे जो कि थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे, लेकिन जिस तरह से ऑर्डर विंस ये कंपनी कर रही है उसको देखते हुए तमाम ब्रोकरेज हाउसेज जो है अपने प्राइस टारगेट बढ़ाते जा रहे हैं। बिल्कुल, और भरोसा बढ़ रहा है बाजार का, हम देख रहे हैं स्क्रीन पर लगातार तेजी भी इस पर आती हुई दिख रही है। कंपनी भी अच्छी परफॉर्मेंस आपको दिखा रही है। जैन साहब अपना व्यू देंगे सर BHEL पर, और कल खबर भी आई एनटीपीसी की तरफ से बड़ा ऑर्डर इन्हें मिल रहा है, एक नया प्रोजेक्ट एनटीपीसी लगा रहा है थर्मल प्लांट का, जहां पर इनका बड़ा योगदान रहने वाला है। नहीं, बिल्कुल जबरदस्त परफॉर्मेंस था पिछले कुछ दिनों में भेल का, और एक दिन तो 10% सर्किट पे भी आया। ऑर्डर इनफ्लोज गजब के हैं। पहले बहुत साल पहले की अगर बात करें 2014-15 की, तो उस टाइम पे एक अलग ही टाइप का भाव चलता था, मगर वहां पे एग्जीक्यूशन रिस्क, एग्जीक्यूशन के इश्यूज आ रहे थे भेल में, और अब धीरे धीरे वापस से चीजें बेहतर हो रही है। पीएसयू स्टॉक्स वैसे ही बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो बस एक चीज है कि एफएनओ में ये बैन में है, काफी सारे स्टॉक्स बैन में थे, कुछ निकल रहे एंट्री ले रहे, बट ये अभी भी बैन में है। सो दैट इज वन रीजन कि कई बार मूवमेंट थोड़ा सा अलग टाइप का हो जाता है। बट मेरे हिसाब से जिन्होंने लिया हुआ वो होल्ड करके रखे, आगे आने वाले दिन भेल में बहुत मुझे वैल्यू दिखती है, क्योंकि मार्केट कैप के हिसाब से अभी भी बहुत कम है, और अब धीरे धीरे परफॉर्मेंस भी बेहतर हो रही है, एग्जीक्यूशन भी बेहतर हो रही है। और क्वार्टरली रिजल्ट जरूर से हल्का था, बट मार्च का क्वार्टर बहुत बढ़िया था। तो आई फील कि नीचे आने पे तो खरीदे, मतलब 105-100 का रेंज होगा, दैट कैन बी अ गुड बाइंग रेंज। एंड ओवरऑल जिन्होंने लिया वो होल्ड करे, और आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये 130-40 के लेवल्स आराम से दिखाए। तो ये है आपके लिए BHEL। जैन साहब के हुए है पूरा भरोसा, इस काउंटर पर नजर रखिए। यहाँ पर आइए एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीप, कैनरा बैंक के फ्यूचर्स में बिकवाली करेंगे। यहाँ पर एक वीकनेस काफी दिनों से बनी हुई नजर आ रही थी, और आज एक ब्रेकडाउन है। तो करंट लेवल्स पे शॉर्ट इनिशिएट करेंगे 325 के स्टॉप लॉस के साथ, और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 1 से 2 दिनों में 315 से लेकर 312 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक लगातार पिछले काफी हफ्तों से लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा था, और आज एक क्लियर कट जो सपोर्ट जोन था उसको स्टॉक ने तोड़ा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो वीकनेस है वो एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई हिमांशु जी की तरफ से बिकवाली करने की। कैनरा बैंक में बैंकिंग स्टॉक्स ढीले होते हुए दिख रहे हैं, एक के बाद एक अभी भी बिकवाली की राय आती दिख रही है। PVR आइनॉक्स, ये है वो स्टॉक जो है जबरदस्त एक्शन में पिछले 1 महीने में शानदार तेजी दिखी है। इस तेजी की वजह बता रहे हैं कुशल गुप्ता में। कुशल, क्या हुआ PVR आइनॉक्स में? गजब की तेजी। सर वही मूव देख रहे थे कि किस तरह से जो स्टॉक प्राइस है 1550 रुपए के आसपास ये जुलाई एंड पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, और अब आप देखिए ऑलमोस्ट 1800 के पास आ गया है PVR का काउंटर। अब इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये बन रही है कि जो हिंदी मूवीज़ है वहाँ पर कलेक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखा है। इनफैक्ट यहाँ पर मैं बात करूँ कुछ एक चुनिंदा मूवीज़ जो हाल फिलहाल में रिलीज़ हुई है, वहाँ पर किस तरह का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है उस पर आपको ध्यान देना है। साथ ही जो हाल ही की मूवी रिलीज़ हुई थी ड्रीम गर्ल 2 आयुष्मान खुराना की, उन्होंने पिछले 6 दिनों में उस मूवी ने
60 करोड़ का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑलरेडी कर लिया है। तो ये एक अपडेट है। साथ ही हॉलीवुड फिल्में जिसमें ओपेनहाइमर, बारबी, मिशन इम्पॉसिबल, रेकनिंग, ये जितनी मूवीज़ थी इनका भी कलेक्शन काफ़ी अच्छा था। तो उससे तो ऑब्वियसली ट्रैक रिकॉर्ड जो चलना शुरू हुआ पूरी के पूरी एग्जिबिटर स्पेस के लिए, वो पॉजिटिविटी बनी रही। साथ ही गदर 2 आप देखिए किस तरह से यहाँ पर 605 करोड़ के पार अब यहाँ पर ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जाता हुआ दिख रहा है। और साथ ही जेलर मूवी रजनीकांत साहब की, वहाँ पर भी आपको 564 करोड़ का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। ओ माई गॉड 2 भी रिलीज हुई थी, वहाँ पर भी अच्छा कलेक्शन है 200 करोड़ के पार, ये भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो गया है। तो यहाँ पर जिस तरह से बॉलीवुड को लेकर, जो बॉलीवुड की मूवीज़ थी उसको लेकर थोड़ी सी चिंताएं बनी हुई थी कि भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, अब एक स्ट्रीक ऐसी बनती हुई दिख रही है कि यहाँ पर भी प्रदर्शन काफ़ी बेहतर साइड पर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और इसी वजह से आप देखिए यूबीएस की जो रिपोर्ट आई है, जिसके अंतर्गत दूसरी तिमाही में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आय में करीबन 17% और एबिटा लेवल पर लगभग 15% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ का ये अनुमान लगाकर चल रहे हैं। और इसी वजह से यूबीएस इस पर बुलिश है, खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 2150 रुपये का टारगेट ये दे रहे हैं। साथ ही घरेलू ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने भी लगभग 2240 रुपये के टारगेट्स इस पर अपने दिए हैं। डिसेंट टारगेट्स बढ़िया आ रहे हैं। और गदर के बाद की भी मूवीज़ जो आई हैं सारी अच्छी रही हैं। गदर के बाद की मूवीज़ भी अच्छी रही है। इनफैक्ट जेलर आप देखिए यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा प्रदर्शन इनकी तरफ से भी रहा है। और साथ ही पूरे सितंबर में ही जो मूवी पाइपलाइन है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सितंबर में भी अच्छी पाइपलाइन है। रीसेंट मूवीज का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इवन ड्रीम गर्ल 2 जिसकी आप बात करें 60 करोड़ उसने बना लिया है 6 दिन में 60 करोड़, बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। तो अच्छी कमाई हो रही है और अच्छे फुटफॉल्स का भी ट्रेंड आ रहा है। मेहुल जी एक बार जरा चार्ट भी देखेंगे सर, पीवीआर क्या रहा है इस पर? दीपांशु जी देखिए टेक्निकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आज जो ट्रैक्शन आया, मुझे लगता है कि आज जो एसआरके की मूवी आ रही है 7 तारीख को, तकरीबन 7 सितंबर को शायद, जवान, उसका बहुत ही ज्यादा क्रेज हो गया है और वो मूवी बहुत ही बड़ा रिटर्न दे सकती है। तो उस वजह से शायद ये ट्रैक्शन है 1700 के ऊपर जब तक ये काउंटर है, बाय ऑन डिप्स रहेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में। मैं समझता हूँ 2000 तक के लेवल इसमें देखे जा सकते हैं आने वाले 15-20 दिनों में। ओके, जवान की भी एंटिसिपेशन में हम देख रहे हैं। आई थिंक ट्रेलर रिलीज आज ही हुआ है, तो उसको लेकर भी थोड़ा एक्साइटमेंट बन चुका है। पीवीआर आइनॉक्स पर रखिए नजर, स्टॉक पर मोमेंटम बना हुआ है इस समय। मोमेंटम पीवीआर आइनॉक्स का बन रहा है, बट मोमेंटम खराब कुछ और काउंटर्स का भी आपको होते हुए दिख रहा है, जिस पर आप रखिए नजर। बीपीसीएल अब 3% नीचे हो गया है, 340 तक के लेवल्स पर आपको ये काउंटर इस समय आते हुए दिख रहा है। बाकी साहब भी बात कर ही रहे थे, 330 तक के लेवल्स पर ये जाने की तैयारी दिखा रहा है। तो कमजोरी वहां से आपको आती हुई दिख रही है। आज थोड़ी वीकनेस इंडसइंड बैंक में भी आ रही है, ये स्टॉक भी आपको फिसलते दिखा। आई थिंक कल इस स्टॉक की भी बात हो रही थी, इंडसइंड बैंक में भी थोड़ा ब्रेकडाउन आया था कल या परसों में, और स्टॉक पर भी वीकनेस बनी थी। कुणाल जी देखें सर, इंडसइंड बैंक क्या करना है, 1370 के नीचे आ गया अब। देखिए जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है दीपांशु, चार्ट थोड़ा कमजोर होता हुआ दिख रहा है। चार्ट पर एक पैटर्न विकसित हो रहा है जिसको ट्रिपल टॉप पैटर्न कहते हैं। अब यहाँ पर एक मजबूत सपोर्ट है 1360 के आसपास। ये लेवल्स अगर भंग हो जाएं, 1360 के नीचे स्टॉक फिसल जाए, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा करेक्शन यहाँ मुमकिन है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। 1360 के नीचे एक बार ये स्टॉक कुछ समय बिताए, तभी इसमें नई शॉर्ट की पोजीशन बनाए। फिलहाल जिनके पास शॉर्ट है होल्ड करने के राय। जैन साहब आपसे एमसीएक्स पर राय लेनी थी। आज सुबह एक बढ़िया ब्रेकआउट इस पर आते हुए दिखा था और अभी भी अपनी गेन्स होल्ड कर रहा है। थ्रू द डे बाजार में उतार चढ़ाव रहा है, बट एमसीएक्स 3-3.5% की गेन होल्ड कर रहा है। जो इश्यूज हैं सॉफ्टवेयर ट्रांजेक्शन को लेकर वो तो सबको मालूम है, बट क्या बाजार अब उससे आगे देखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि थोड़ा मोमेंटम इसमें बना है सर? बिल्कुल आगे देखता है बाजार। तभी देखिए इतनी खराब न्यूज के बाद भी जब ये आई थी तब 1200 रुपए थे और मैं चैनल पे था, और उस दिन मैंने बहुत कन्विक्शन के साथ एमसीएक्स के बारे में बोला था कि कुछ भी हो जाए। देखिए ऐसे एक्सचेंजेस, ऐसे बिजनेस मॉडल्स खड़े नहीं होते हैं। आज इतने सारे एक्सचेंजेस आए भी, कई बंद होते हैं। बाकी चाइना में और अब्रॉड में तो बहुत सारे एक्सचेंजेस आए और उससे कई सारे बंद भी हुए, चलते 2-3 ही है उनमें से। वैसा ही इंडिया में अगर हम देखें तो इकोसिस्टम में 3 एक्सचेंज और चौथा एनसीडीएक्स मान लीजिए यही चलते हैं। और एमसीएक्स देखिए नॉन एग्री का जो लीडरशिप है वो बरकरार है, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, ऑप्शंस में ट्रैक्शन है। बस जो सॉफ्टवेयर वाली जो तलवार लटकी हुई है वो कोई पेरेनियली रहेगी नहीं, वो भी सॉल्व होगी। ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। टीसीएस इतना बड़ा वेंडर है, तो मेरे हिसाब से देखिए मॉक ट्रेडिंग भी चालू है इनकी, तो करेंगे कहीं ना कहीं। बस यही है कि मुझे लगता है कि देखते ही ये क्वार्टर, अब सितंबर क्वार्टर में कुछ आ जाए, कुछ गुड न्यूज, तो लेट्स सी। बट ओवरऑल
जिन्होंने लिया हुआ वो होल्ड करे। अभी भी मुझे MCX जैसा एक्सचेंज, और अगर हम दूसरा अगर NSE जो अनलिस्टेड स्पेस में जो मार्केट कैप आती है उसके सामने ये बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे 8,500 करोड़ में ऐसी मोनोपोलिस्टिक बिजनेस, और जहां पे हम जैसे सारे ब्रोकर्स फुल टाइम लगे हुए रहते हैं कि बिजनेस डेवलप करें, तो वैसे अगर आपको एक बिजनेस मिलता है जहां पे आपके एसोसिएट से बिजनेस ग्रो होता है, सो आई फील इट्स अ ब्रिलियंट मॉडल, ब्यूटीफुल मॉडल, और बिल्कुल बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ऑलरेडी निवेशित है इसमें, तो बिल्कुल होल्ड करें, और बल्कि ले भी सकते हैं जिनका अगर नजरिया थोड़ा लॉन्ग टर्म हो, कम से कम 2 साल दीजिए, बहुत अच्छा पैसा बन सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बिकॉज आई एम फ्रॉम दी सेगमेंट, तो मैं डिस्क्लेमर भी साथ में दूंगा, हम इनके मेंबर भी हैं और हम देखते हैं काफी नजदीकी से कई चीजें ऑब्जर्व करते हैं, तो इसीलिए थोड़ा कन्विक्शन ज्यादा रहता है। दूसरा BSE की भी बात आपने शुरुआत में कही थी, वहां पे भी देखिए बैंकेक्स की न्यूज आई, सेंसेक्स के फ्यूचर्स की, तो वहां पे भी ट्रैक्शन आने लगा है। तो ओवरऑल आई थिंक द होल इकोसिस्टम इज डूइंग वेरी वेल, एंड जब ये रेगुलेशंस आए तो बाहर के जो पार्टिसिपेंट्स उनका और कॉन्फिडेंस बढ़ गया, बिकॉज हैट्स ऑफ टू सेबी की इतने सारे चेंजेस जो आए हैं, बहुत सारी चीजें रोबस्ट हो गई है और हमें भी वो देखने को मिलता है। और आज भी मैं बोलता हूँ कि मार्केट में भी तेजी का अगर रोल देखे तो ये जो लिवरेजिंग कम हुई है, सिस्टम्स और रोबस्ट हुए हैं, उन सबका बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है। सो आई फील कि एक्सचेंज इकोसिस्टम वाले कंपनियां, MII, ये सारे बढ़िया करेंगे। इवन हमने देखा कैम्स भी है या CDSL है, सब बढ़िया कर रहे हैं। सो बिल्कुल स्टे इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक्स। इंडिया के फाइनेंशियलाइजेशन, इंडिया के फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन सब का बेनिफिशियरी ये पूरा सेक्टर है। कोई राय जैन साहब, एक आध एक्सचेंज और बचा है NSE टाइप्स, उस पर भी दे दो। देखिए ये डोमेन के बाहर है, तो ठीक है, बात करेंगे कि NSE का ग्रे मार्केट में क्या ग्रे नहीं, सॉरी, जो अनलिस्टेड स्पेस है वहां पे भी डिमांड रहती है एंड लोग खरीदते हैं काफी, बिल्कुल लेना चाहिए। वहां पे भी जिस तरीके के वॉल्यूम्स आ रहे हैं हम तो देख रहे हैं, और बढ़ने ही वाले हैं वॉल्यूम्स, तो घटने वाले नहीं है, और इतनी पार्टिसिपेशन, इतने अकाउंट्स खुल रहे हैं। सो आई फील कि BSE हो, NSE हो, MCX हो, ये सारे बढ़िया करेंगे। ना मैं इसलिए पूछ रहा था, वो आशीष आया था लिंक के लिए, तो हम आपसे MCX का सवाल पूछे था। आशीष बोला MCX पे क्यों पूछो जैन साहब से? मैंने बोला क्यों? मतलब मैं BSE का लिंक लेके आया हूँ, MCX के साथ BSE भी बता देंगे। इन्होंने पूर्वानुमान लगाया था जो कि सही था। अब आशीष बताइए, BSE में शेयर की बड़ी उछाल की वजह हमने आपको जो बुलाया, आप कुछ बताएंगे या जैन साहब बता चुके? थोड़ा सा तो वो बता चुके हैं, थोड़ी डिटेल्स में आपको दे देता हूँ। अच्छा बताइए सर। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग रनअप इस स्टॉक में देखने को मिला। आज ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो गया, ऑल टाइम हाई लगा दिया स्टॉक ने। खास बात है कि जो बायबैक प्राइस अनाउंसमेंट था वहां से 30% ऊपर चल रहा है। पिछले 1 महीने में अगर आप देखें तो बहुत बड़ा शार्प तेजी देखने को मिली है। इनफैक्ट 3 जुलाई को इन्होंने अनाउंसमेंट करके बताया था कि बोर्ड बैठक करने वाला है बायबैक को लेकर। वहां से लेके अब तक 70% स्टॉक चल चुका है। सिर्फ 3 जुलाई से लेके अब तक 70% की तेजी यहां पर देखने को मिली है। और इसके पीछे प्राइमरी रीजन, जैसे जैन साहब बता भी रहे थे, कि इनके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में जिस प्रकार के वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, लोगों की तरफ से जो पार्टिसिपेशन आ रहा है बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इससे पहले भी अपडेट देकर हमने बताया था कि लगातार ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है, और हर फ्राइडे ये डेटा रिलीज कर रहे हैं, हर बार आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। अब ग्रोथ का ट्रेंड अगर आप देखें तो 19 मई से यहाँ पर शुरुआत हुई थी बैंकेक्स और सेंसेक्स, इनके 2 डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। तब के दिन शुक्रवार को क्लोजिंग के समय जो टर्नओवर निकल कर आया था वो 528 करोड़ था। अब जो पिछली शुक्रवार की एक्सपायरी है, यहाँ पर अगर आप देखें तो 71 लाख करोड़ का बड़ा आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। और इनफैक्ट लगातार ट्रेंड है, सारे आंकड़े आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। इनफैक्ट 18 अगस्त की जो एक्सपायरी थी और 25 अगस्त दोनों के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक हफ्ते के दौरान 18% टर्नओवर में बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और मैं श्योर हूँ जिस प्रकार का ट्रेंड आपके स्क्रीन पर भी विजिबल है, आप समझ सकते हैं कि जो शुक्रवार यानी कल की क्लोजिंग का भी डेटा आएगा, यहाँ पर भी आपको 12 से 15% की ग्रोथ आराम से देखने को मिल सकती है। इसके पीछे सर एक और बात ये भी कि जिस प्रकार से एक्सपायरी का दिन तय किया गया था शुक्रवार को लेकर, ये भी ट्रेडर्स को काफी पसंद आया। इससे पहले BSE के अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स देखें, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, वो ओडेन पर अवेलेबल नहीं थे, लेकिन ओडेन पर अवेलेबिलिटी होने के बाद ब्रोकर्स की तरफ से पार्टिसिपेशन बढ़ा है, ट्रेडर्स ने इन कॉन्ट्रैक्ट्स को अपनाया है, जहां से हम देख रहे हैं कि लगातार यहां पर बड़े रनअप देखने को मिल रहे हैं और बहुत गजब की तेजी इनके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में देखने को मिली है। अब तो थोड़े से चेंजेस भी कर रहे हैं। अब फिलहाल देखें तो 16 अक्टूबर से BSE बैंकेक्स की जो एक्सपायरी है अब वो सोमवार को शिफ्ट कर दी जाएगी। पहले जैसे कि अब तक चल रहा है वो शुक्रवार को ही बैंकेक्स और सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है। अब यहाँ पर चेंज हो रहा है, हो सकता है कि ट्रेडर्स का इंटरेस्ट और यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आए।
तो और ट्रेडर्स का इंटरेस्ट बढ़ते दिखेगा, वॉल्यूम्स आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं और इसलिए आप देखिए स्टॉक पर भी बड़ा ब्रेकआउट है। 8.25% ऊपर बीएसई इस समय ट्रेड भी कर रहा है। अच्छे मोमेंटम में 1000 का लेवल क्रॉस कर लिया तो थोड़ा कंसोलिडेशन करेक्शन का पीरियड हुआ अनिल जी, बट वापस मोमेंटम में आ गया बीएसई। कुलदीप, ये लगातार हमारी रिकमेंडेशन में ये स्प्लिट होने के पहले से ही रहा है। स्प्लिट हुआ था, बोनस हुआ था, बोनस था मेरे ख्याल से हमने 400 रुपये से करना शुरू किया था इसको, बढ़िया रहा, उसके बाद अच्छा मूव दिया। तो ये स्प्लिट के हिसाब से क्या भाव हो गया अभी इसका? सॉरी, बोनस के हिसाब से क्या भाव? बोनस ने एक पे 2 बोनस, क्योंकि 2000 के ऊपर का 2000 का भाव हमारा 2000 तक गया था। आई थिंक 2000 तो पहले भी गया था। हाँ, उसके आसपास गया था, 2200-2300 तक गया था, जहाँ तक मुझे याद है। तो अगर आप बोल रहे लाइफ हाई पे ऑल टाइम हाई होगा, फिर तो और ज़्यादा भाव होगा। फिर तो इसका मतलब जब 9%, तो आपको याद होगा जब पिछली बार हम यही बात कर रहे थे, जब बायबैक अनाउंस किया था कि नए सीईओ के आने के बाद वायदा कारोबार का वॉल्यूम इनका जो इम्प्रूव हो रहा है, प्लस कैश लेवल बहुत ज़बरदस्त है, स्टार एमएफ वाला बिजनेस अच्छा कर रहा है, सीडीएल में जो इनकी स्टेक है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। बिल्कुल, तो आई थिंक एकदम परफेक्ट प्रॉक्सी है कैपिटल मार्केट का बीएसई। और अगर मैं फिर यही कहूँगा, जिन लोगों के पास है बिल्कुल भी बेचने की। 1 पर 2 का बोनस था, 1 पर 2 का था ना। तो 3000 का भाव हो गया वो, वही मैं बोला 2400 तो पहले ही हो गया था, 2300-2400, उसके बाद थोड़ा ठंडा भी हुआ, 1700-1800 हुआ, तो कुछ लोग परेशान भी हुए, अरे ये क्या है, हर शेयर हर रोज नहीं चल सकता ना। तो ऐसा, और अभी तो कैश मार्केट में जितना वॉल्यूम हो रहा है मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में, सीधा फायदा बीएसई को मिलता है, काफ़ी कुछ मिलता है। तो आई थिंक 3150 का भाव हो गया इफेक्टिवली, है ना, 450 से 3100, 8 गुना शेयर। और अभी मैं बोलता हूँ इसको बिल्कुल नहीं बेचना है, आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। अभी तो इंडिया में रिटेल पब्लिक आना शुरू ही म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में। ये 2-3 साल में तो हमने अभी खाली शुरुआत देखी है। अभी देखो बड़े बड़े डेवलप मार्केट में लगभग 40%, 45%, 35% लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, अभी तक 14-15 करोड़ अकाउंट कुल मिला के हुए डीमेट में। तो आई थिंक बहुत रास्ता है, अच्छे भाव में लिया हुआ है, होल्ड करें, चिंता न करें। बिल्कुल। आई थिंक जैन साहब कुछ ऐड भी करना चाह रहे हैं। जी जैन साहब फरमाएं। बिल्कुल अनिल जी, आपने, हमने और हमारे पैनल में सबने ही बीएसई को, और मुझे याद है मैं रामनवमी जब कोरोना वाला साल था 2020, 1 अप्रैल को ये स्टॉक मैंने नवमी पिक्स में दिया था, और अभी मैं भाव देख रहा था एडजस्टेड भाव उसका, तो आई थिंक 110-15 रुपए के भाव बैठ रहे थे, और वहां से देखिए कहां तक ये स्टॉक पहुंच गया। तो इतना बड़ा करेक्शन आया और वहां से इतना चला। और एक दूसरा, इसमें थोड़ा सा जैन साहब के जेम्स का भी रोल हो सकता है अनिल जी, थोड़ा सा बीएसई में, क्योंकि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बीएसई स्टॉक्स होते हैं उसमें टर्नओवर के चार्जेस अलग होते हैं। अरे हाँ, आप तो ब्रांड एम्बेसडर ही हो, बिल्कुल एकदम, इसमें कोई डाउट नहीं। वेरी नाइस, ये बात सही है। आइए बिल्कुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी, ये स्टॉक हिमांशु जी ने कवर किया है, मुझे भी वही कवर करना है क्योंकि पैटर्न एकदम क्लियर है। कैन बैंक को एसटीबीटी करके चलना है। अभी 321.70-80 का भाव है, 324 के नीचे एक बड़ा वाला ब्रेकडाउन है राउंडिंग टॉप का, और मेरा मानना है जैसे ये 320 के नीचे जाएगा ये सीधा 10 रुपए के मुंह दे सकता है। कल जैसे इंडसइंड बैंक में जाते जाते बिकवाली करने की हमने सलाह दी थी, मुझे लगता है सिमिलर पैटर्न है इसमें। कल या मे बी 2 दिन में 310 तक की मुंह आनी चाहिए। आपका स्टॉक यहाँ पर बिकवाली करने की राय वागले साहब की तरफ से। लेवल्स थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, तब तक आइए बिगुल हिमांशु जी के लिए। हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। अनिल जी, टाइटन में खरीदारी करके चलना है, इसको एज अ पीटीएसटी लेके जाएंगे। इस वॉलेटाइल मार्केट में भी स्टॉक एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और मुझे लगता है कि इस एक्सपायरी के बाद इस स्टॉक में एक अच्छा मूव बनते हुए नजर आ सकता है। 3110 के आसपास के स्पॉट के लेवल्स हैं, यहाँ पर खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 3095 रुपए का, और अपसाइड में 3140, 3175, ये 2 टारगेट्स कल देखने को मिल सकते हैं। तो टाइटन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, टाइटन में है खरीदारी करने की राय आपके लिए। कमजोर बाजार में भी हिमांशु जी को कुछ तो पसंद आ रहा है खरीदने के लिए, यही अपने आप में गनीमत है। 3095 का स्टॉप लॉस लगाएं, 3140, 3175, 2 टारगेट। आइए, अगस्त का महीना आज समापन समारोह है, और कमोडिटी बाजार के लिए कैसा रहा है ये पूरा का पूरा महीना, नेहा हमारे साथ है बताने के लिए सारी डिटेल्स। नेहा जी बताइए।
सर जुलाई का महीना जितना जानदार रहा, अगस्त उतना ही पस्त रहा है। ओह, ढीला, बहुत ढीला रहा है और अधिकतर जितने भी मेटल्स हैं या प्रेशियस मेटल्स हैं उन पर ज्यादा मार पड़ती हुई दिखाई दी है। एलमी कॉपर की बात कर ले, मई के बाद पहली मासिक गिरावट यहां दर्ज हो रही है। गोल्ड की अगर हम बात करें तो यहां पर भी हम देख रहे हैं सुसंकेत ही मिल रहे हैं। चांदी जो कि हाल फिलहाल में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन था, लेकिन अगर मंथली देखा जाए तो इसने भी अपनी जितनी भी गेन्स थी महीने की शुरुआत की वो सारी गवा दी है। तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही यहाँ पर क्लोजिंग होते हुए दिखाई दे रही है। कच्चे तेल की बात करें, बहुत उठापटक, बहुत वॉल्टिलिटी यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन अभी तो लग रहा है कि लगातार तीसरे महीने बढ़त पर बंद हो सकता है, लेकिन कह नहीं सकते अगले कुछ घंटों में यहाँ पर क्या हो जाए। अगर ये थोड़ा नेगेटिव भी चला गया तो यहाँ बिल्कुल सरप्राइज की बात नहीं होगी। प्रेशर कहाँ से बना है? 2 ही प्रमुख फैक्टर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स जो कि लगातार 3 महीने बाद अपनी पहली मंथली बढ़त दर्ज कर रहा है, 1% ऑलमोस्ट चढ़ चुका है, 1% से ज्यादा की मजबूती आई है। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड्स, इसमें लगातार चौथे महीने मजबूती दिखी है। तो ये 2 बड़े फैक्टर्स रहे हैं जिसके कारण कमोडिटीज पर हमने प्रेशर देखा है और जुलाई में जितनी स्ट्रेंथ थी वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं अगस्त के महीने में वाइप आउट हो गई है। लेकिन प्रदर्शन अच्छा कहां पर रहा है? सोयाबीन 18 महीने बाद एक दमदार स्ट्रेंथ दिखी है और शुगर को हम बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। लंदन रिफाइंड शुगर 12 साल की ऊंचाई पर है, 7% के मंथली गेन्स दिखे हैं। और आइस रॉ शुगर की भी बात करें, यहां पर दमदार स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दी है। तो कंपैरेटिवली हमने देखा है कि नॉन एग्री कमोडिटीज के मुकाबले एग्री कमोडिटीज का प्रदर्शन है वो थोड़ा बहुत बेहतर रहा है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर आप यहाँ पर कह सकते हैं, उस वजह से भी खाने पीने की चीजें हैं और महंगाई है यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। अब कुछ आउटलुक्स भी नए यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूबीएस उन्होंने साल के अंत के लिए सोने पर जो अपना फोरकास्ट है वो $150 से घटा दिया है। पहले जो मान रहे थे कि $2000 के पार साल का अंत होगा, $19.5 के आसपास ही वो क्लोजिंग बनती हुई देख रहे हैं। सिटी की बात करें, $2000 के पास वो बॉटम इस साल के लिए बनता देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि कोई भी स्ट्रेंथ अगर यहां बनेगी तो अब अगले साल ही दिखाई देगी। हालांकि शक्कर को लेकर वो बहुत बुलिश हैं। एल नीनो का प्रभाव, भारत और थाईलैंड में उत्पादन को लेकर दिक्कतें और जो एक्सपोर्ट बैन भी लगा है, ये सारे फैक्टर्स ग्लोबल मार्केट में शक्कर की कीमतों को ऊपर लेकर जाएंगे। रॉ शुगर 27 से 30 सेंट तक ऊपर जा सकता है, तो रिकॉर्ड लेवल्स की तैयारी यहां पर है। बार्कलेज, इन्होंने कच्चे तेल पर अपना अनुमान इस साल के लिए घटा दिया है, अगले साल के लिए हालांकि वो मजबूती बनते हुए देख रहे हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की अगर बात करें, उनका भी हाल फिलहाल में फोरकास्ट आया है। कच्चे तेल पर आखिरी तिमाही में वो $93 का यहां औसत दे रहे हैं, बढ़ाया है उन्होंने, और मानते हैं कि ये क्वार्टर यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच आप $100 का भी लेवल एक बार टच एंड गो होता देख सकते हैं। तो स्ट्रेंथ की संभावनाएं एनर्जी स्पेस में यहां दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो अगस्त का महीना है वो डेफिनेटली निवेशकों के लिहाज से तो काफी सुस्त साबित हुआ है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा कमोडिटी बाजार का एक्शन। थोड़ा एग्रो कमोडिटीज में हम रिसेंटली एक्शन देख चुके हैं, शुगर के प्राइसेस बाउंस बैक कर रहे हैं, उस पर रखिएगा नजर, बट बाकी कमोडिटी में भी मूव आ रही है। कच्चे तेल ऑफ कोर्स थोड़ा एक कंसर्न का मूव बना ही हुआ है। एनसीसी 10% ऊपर इस समय अब हो गया है, जबरदस्त मोमेंटम है। आज सुबह सुमित जी की कॉल भी थी और हिमांशु जी की 10 की कमाई की कॉल भी थी। एक बार हिमांशु जी से भी अपडेट ले लिया जाए। हिमांशु जी, 185-200 के पोजिशनल टारगेट्स दिए हैं, बट आज 170 ऑलरेडी आ गया है सर, 10% की मूव। दीप, लगभग 4 से 5 हफ्तों की एक कंसोलिडेशन का स्टॉक में ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया था। टिपिकल एक फ्लैग फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आया और इसीलिए इसमें आज एक ब्रेकआउट, और मैंने शॉर्ट टर्म में इन टारगेट्स की बात की थी। तो मुझे लगता है डेफिनेटली यहाँ पर पोजीशन में बने रहें, थोड़ा सा और समय दें, और 180-185 के टारगेट्स मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर बिल्कुल बनते हुए नजर आ सकते हैं। और दीपांशु, एक और कॉल की गुजारिश है। बिल्कुल, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। अनिल जी, कैश मार्केट का एक स्टॉक है जेंसा टेक, जिसको बीटीएसडी करके जानना है। 521 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। हमने देखा कि डिसेंट कंसोलिडेशन स्टॉक में आते हुए नजर आई है, और अब जिस तरह का पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, मुझे लगता है ये स्टॉक एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। वैसे भी मिड कैप आईटी स्टॉक्स में, इन स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है कि 540-550 के 2 टारगेट्स के लिए जेंसा टेक में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 512 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं और यहां पर तेजी की पोजीशन को होल्ड और कैरी करके चलने की सलाह है। ओके, तो ये है जेंसा टेक्नोलॉजी, यहां पर खरीदारी करने की राय हिमांशु जी की तरफ से आपके लिए आती हुई। 512 का स्टॉप लॉस और टारगेट 540-550 का। आइए सुमित जी के लिए बिल्कुल सुमित का सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर।
अनिल जी एक सेल कॉल रडार पे आया, स्टॉक का अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 233 रुपए 50 पैसे, 234 रुपए, 233.50, 234 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है वेदांता। वेदांता के अंदर सेलिंग प्रेशर है। वेदांता में पिछले एक महीने से कंटिन्यूसली दबाव देखने को मिल रहा है। पिछले 10-1 दिनों में थोड़ा साइडवेज मूव आया, बाउंस बैक का कोशिश किया लेकिन सस्टेन नहीं किया, ऊपरी लेवल से वापस से दबाव देखने को मिल गया। आज का जो कैंडल है पिछले 3 से 4 दिनों के लो ब्रेक कर रहा है और रिसेंट के स्विंग लो ब्रेक करने वाला है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वेदांता के अंदर यहां से और नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 237 238 के पास का निकल के आ रहा है। तो 238 का लेवल जब तक ऊपर में टूटेगा नहीं तब तक इसमें फ्रेश बाय बनेगा नहीं। 238 के स्टॉप लॉस से वेदांता में यहाँ पे सीएमपी पे सेल करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने सेल किया वो लोग होल्ड करें। जिस तरह से ये कैंडल फॉर्म हो रहा है उसके टारगेट नीचे में जो बन के आ सकते हैं 228 ये इसका पहला टारगेट होगा, 225 ये इसका दूसरा टारगेट होगा। 2-3 दिन का व्यू लेके वेदांता में सेल करें 238 के स्टॉप लॉस से 228 225 के टारगेट्स के लिए। ओके, ये है आपके लिए वेदांता जिस पर आपको रखनी है नज़र। 228 और 225 के टारगेट्स के लिए इस पर रखना है नज़र। सितंबर फ्यूचर्स बेच के चलें, इस पर आपको प्रेशर भी बनते हुए दिख रहा है। थोड़ा कुछ और कैश स्टॉक्स पर भी आपको एक्शन इस समय बनते हुए दिख रहा है। नज़ारा टेक पर रखी नज़र, इसके लिए फंड रेजिंग होने वाली है 4 तारीख को, जिसकी वजह से ये थोड़ा मोमेंटम में दिख रहा है। इस पर आपको एक अच्छा एक्शन बनते हुए दिखेगा। रेलटेल एक और कैश का काउंटर है जहां पर आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। मेहुल जी एक बार रेलटेल का चार्ट देखेंगे, पिछले कुछ समय से जबरदस्त मोमेंटम में रहा है, 200 के भी लेवल्स इसने क्रॉस करें, जरा बताएं सर। जी हाँ दीपांशु, काफी समय से हम भी बुलिश हैं, हमने एसपीएल में भी कवर किया था जिनके टारगेट्स आ गए। अभी ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है मोमेंटम बरकरार रहेगा 220 225 तक के, और भी अपसाइड अभी बचे। अभी के लिए कोई सपोर्ट अगर किसी को रिवाइज स्टॉप लॉस मान के चलना है तो 200 रुपए का रखना चाहिए, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और पिछले दिनों का लो भी है। तो यहाँ पर 200 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए काउंटर, 220 225 के अपसाइड देखे जा सकते हैं। तो ये है रेलटेल पर आपके लिए राय। स्टॉक 4% मजबूत। जियो फाइनेंशियल को लेकर एक खबर आ रही, कल से बीएसई इंडेक्स से बाहर होगा। तो आप सोच रहे हो बीएसई इंडेक्स क्यों लिख रहा है, एनएससी क्यों नहीं लिख रहे हो? तो वरुण बताएंगे ऐसा क्यों नहीं लिखा जा रहा है, क्यों खाली बीएसई का लिखा जा रहा है, क्यों आज आखिरी दिन होगा बीएसई के इंडेक्स में जियो फाइनेंशियल का। बेहद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और डिटेल वरुण के पास है, वरुण बताएं। तो अनिल जी, जैसे कि आपने कहा कि बीएसई इंडेक्स से बाहर होगा, अब तक हम भी वही सोचते थे जब बीएसई का डिस्क्लोजर आता था कि शायद ये सभी इंडेक्स से बाहर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एनएससी और बीएसई के नियम जो है वो दोनों अलग है। इंडेक्स में इंडेक्स को लेकर, हाँ, इंडेक्स में स्टॉक को लेकर मैंने आपको इसके पहले भी जब नियम बताए थे तो ये बताया था कि एनएससी का ये नियम है कि लगातार 3 में से 2 दिन सर्किट अगर लगता है कहीं का भी अपर या लोअर, तो जियो फाइनेंशियल इंडेक्स से बाहर नहीं होता है। लेकिन बीएसई का नियम अलग है। बीएसई ने आज जो डिस्क्लोजर दिया उसमें इन्होंने ये कहा कि स्टॉक में ट्यूसडे को अपर सर्किट लगा, वेडनेसडे को अपर सर्किट लगा, लेकिन आज अगर 2 बजे तक स्टॉक में एक भी दिन लोअर सर्किट नहीं लगता है तो स्टॉक को इंडेक्स से बाहर किया जाएगा। और आपने देखा कि स्टॉक में 2 बजे तक कोई भी लोअर सर्किट नहीं लगा। 2 बजे तक, हाँ, 2 बजे तक का उन्होंने कट ऑफ टाइम रखा था, क्योंकि उनका कहना है कि स्टॉक में लोअर सर्किट नहीं लगना चाहिए, अपर सर्किट लगा तो चलेगा। जबकि एनएससी का कहना है कि ना अपर ना लोअर। अच्छा, ऐसा है। ऐसा बेसिकली लोअर सर्किट का मामला और अपर में ऐसा क्यों, फर्क क्यों? ये वो नियम क्यों किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन नियम ये है। अच्छा। तो हाँ, बीएसई जो एसएनपी बीएसई साइट पे आगे जाके आप देखेंगे तो इसमें यही लिखा हुआ है कि चलो आज समझो बीएसई से तो निकल जाएगा, बीएसई से निकल जाएगा। एनएससी में अपर या लोअर कोई भी लगा तो नहीं निकलेगा। तो आज लगा है क्या, कौन सा लग गया ना? लोअर तो अपर लग रहा है, लगा था आज सुबह, लगा था। अच्छा, अपर लगा था आज, अपर लगा था। ओके, इसके लिए तो अब ये बाहर नहीं निकलेगा। एनएससी निफ्टी के जितने भी इंडाइसेस है उसमें 242.80 सुबह सर्किट लगा था, हाँ, एनएससी पर, हाँ, तो इसके लिए बाहर नहीं निकलने वाला। अब इस निकलेगा, अब जब तक वो 3 में से 2 दिन नहीं होगा सर्किट नहीं लगेगा। हाँ, तो अब इसमें अनिल जी देखो, कल भी ये T2T में, कल के बाद ये T2T से बाहर निकलेगा, यानी कि कल का 2 दिन नहीं लगेगा तब ना। हाँ, तो अगर मुझे तो लगता है कल भी लगेगा ही, या तो लोअर या फिर कुछ ना कुछ लगेगा। कल नहीं लगा, वो तो छोड़ो, लगेगा नहीं लगेगा अपने को नहीं पता। हाँ, नहीं पता, सही बात है। हाँ, तो कल अगर अपर या लोअर में से एक भी लग गया तो नहीं निकलेगा बाहर, फिर परसों और 900 देखेंगे, और 2 दिन बचा फिर उसके बाद मंडे ट्यूसडे। नहीं, नियम क्या है एनएससी में? 2 दिन, 3 में से 2 दिन नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। तो वो 3 दिन कब से गिने जाएंगे? कल से, क्योंकि आज का तो कट ऑफ निकल गया 30 तारीख, आज तक का देखना था। तो अब कल से जो 3 दिन शुरू होंगे, हाँ, और उन 3 में से 2 दिन सर्किट ऊपर या नीचे का नहीं लगा तो ये बाहर निकलेगा। अगर एक दिन ऊपर और एक दिन नीचे का लगा तो
तो अनिल जी एनएससी का रूल तो यही कहता है कि सर्किट किसी भी तरफ लगे, किसी भी तरफ ये बाहर नहीं कर सकता, नहीं होना चाहिए। हे भगवान, कुछ ज्यादा ही बहुत कॉम्प्लेक्स है अनिल जी, मतलब मेरे लिए भी नई लर्निंग है, पहले बार हमने भी ऐसा सिचुएशन देखी है, पता नहीं था, लेकिन हाँ यही है, तो फिर एनएससी का देखना होगा। और अनिल जी एक और चीज़ है, नुवामा की इस पर एक रिपोर्ट आई है जो कि कहती है कि ये आखिरी आधे घंटे में स्टॉक में 60 मिलियन शेयर्स के आसपास की बिकवाली होगी, क्योंकि पैसिव फंड्स इसमें बेचेंगे और करीब 1500 करोड़ के आसपास की बिकवाली जो है वो जियो फाइनेंशियल में होगी, और मेरे ख्याल से वही देखने मिल रही है। इसके लिए सर्किट खुला है और आप देख रहे हैं कि स्टॉक में इस तरह की गिरावट आप देखने मिल रही है। चलो तो ठीक है, देखते हैं अब आगे पता चलेगा क्या कुछ होता है। और बड़ी सेलिंग आने की चूंकि संभावना बीएससी से बाहर निकल रहा है, तो बीएससी से तो अभी वो आखिरी आधे घंटे में होनी थी, मेरे ख्याल से वो हो चुकी है या फिर थोड़ी बहुत और होगी। ओके, वो सही बताया अनिल जी, तो इसमें तो है ना एक्सचेंजेस के डिस्क्लोजर का ही वेट करना चाहिए कि ये कहना क्या चाहते हैं क्योंकि इन्होंने इतना कॉम्प्लेक्स बनाया है स्ट्रक्चर को पूरा कि कुछ भी कहना, आई मीन इट्स जस्ट लाइक यू नो, ठीक है थोड़े नियम पता है इसके कह रहे हैं यहाँ से पूछ के, बट कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बीएससी से बाहर आ रहा है, बीएससी से बाहर आ रहा है, इन्होंने डिस्क्लोजर दे दिया ये। गॉट इट, ठीक है। चलिए, ये है आपके लिए पूरा का पूरा इस समय का अपडेट आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहा है। ओके, एक फुटसी एडजस्टेड रीबैलेंसिंग भी हो रही है, हालांकि अभी एमएससीआई रीबैलेंसिंग तो आज ही हो रही है, आई थिंक प्रोसेस उसका चल भी रहा है। फुटसी क्या कुछ बदलाव कर रहा है वरुण, ये भी बताइए जरा। तो दीप, ये फुटसी है ना सेमी एनुअल रिव्यू करता है और उसकी लिस्ट इन्होंने जारी कर दी है। ये जो बदलाव है वो 15 सितंबर की क्लोजिंग से होगी, ये आप याद रखेगा। इसमें फुटसी ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स, फुटसी ऑल वर्ल्ड इंडेक्स, फुटसी टोटल कैप इंडेक्स जो है इनमें बदलाव होने वाला है। और ये बेसिकली छोटे मजे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स है, और क्योंकि कुछ बाहर जा रहे हैं कुछ अंदर आ रहे हैं, इसके लिए नेट इनफ्लो कोई बड़ा नहीं होगा। कुछ कह रहे हैं कि 7 से 12 मिलियन डॉलर के आसपास का होगा, कुछ कह रहे हैं उससे ज़्यादा उससे कम, तो वो तो ठीक है। स्टॉक्स पर आप ध्यान रखना, तो फुटसी ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स से करीब 11 स्टॉक्स है जिनमें बदलाव किया गया है, जिसको मिड कैप से लार्ज कैप में शामिल किया गया है। इसमें आदित्य बिरला कैपिटल, AU स्मॉल फाइनेंस, CG पावर, क्यूमिंस, IDFC फर्स्ट बैंक, इंडियन होटल्स, NHPC, पेटीएम, पॉलीकैप, PFC और शेफलर इंडिया शामिल है। इसके अलावा लार्ज कैप से जिसको डिमोट करके मिड कैप में डाला है उसमें ACC और एम्फेसिस है। स्मॉल कैप से मिड कैप में जिसको डाला है उसमें AIA इंजीनियरिंग और सिंजिन शामिल है। 19 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल किया गया है, जिसमें अपार इंडस्ट्रीज, JBM ऑटो, MTAR टेक, ओलेक्ट्रागिन, RVNL है। ब्रुकफील्ड रीट और हैटसन एग्रो को यहाँ से बाहर किया गया है। 47 स्टॉक्स ऐसा है जिनको माइक्रो कैप इंडेक्स में शामिल किया है, 57 स्टॉक्स को माइक्रो कैप इंडेक्स से बाहर किया गया है। फुटसी टोटल कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो 57 स्टॉक्स को यहाँ पे ऐड किया गया है, जिसमें JBM ऑटो, MMTC, डेटा पैटर्न्स है। 50 स्टॉक्स को बाहर किया गया है जिसमें एपेक्स फ्रोजन, CMS और फ्यूजन माइक्रो है। फुटसी ऑल कैप इंडेक्स में 19 स्टॉक्स को शामिल किया गया है, जिसमें माजगाडॉक, रामकृष्ण फोर्जिंग, RVNL है। यहाँ पे भी ऑल कैप इंडेक्स से ब्रुकफील्ड रीट और हैटसन एग्रो को बाहर निकाला गया है। और फुटसी ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में AIA इंजीनियरिंग और सिंजिन इंटरनेशनल को शामिल किया गया है। तो इन सभी स्टॉक्स पे नजर रखेगा। बेसिकली स्टॉक्स पे एक्शन आपको देखने मिलेगा, लेकिन हाँ 15 सितंबर की क्लोजिंग से लागू है, तो तब तक इन स्टॉक्स को अपने रडार पे रखिएगा। ओके, ये है आपके लिए सारा का सारा एक्शन बाजार में। फुटसी रीबैलेंसिंग भी हो रही है और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी एक्शन हो रहा है, दोनों आपके सामने आ गया है। एमटा टेक की आपने बात करी, जो इसमें एमटा टेक भी शामिल हो रहा है इसमें, वो है जो कि स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल किया जा रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल किया जा रहा है और देखिए जबरदस्त एक्शन है ही। 2023 का स्टॉक ऑफ द ईयर भी रहा है और फ्रेश मूव भी इस समय एमटा टेक पर आपको आती हुई दिख रही है। एक बार जैन साहब से भी जरा राय लीजिए। जैन साहब, एमटा टेक जबरदस्त मोमेंटम है इसी साल, हम देख रहे हैं 1600 के लेवल पर साल की शुरुआत में स्टॉक ऑफ द ईयर में रिकमेंड भी किया था अनिल जी ने, और फिलहाल 50% से ज्यादा की गेन्स पर बैठा हुआ है इस साल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अनिल जी ने तो बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट दिया था इसमें कि कई स्टॉक को भाव से नहीं देखा जाए, और मैं उस टाइम पे रियलाइज किया कि मैं तो रोज भाव देता हूं, टारगेट देता हूं। ये स्टॉक समय के हिसाब से, और ये कंपनियां जिस तरीके के काम में है और जो इनके पास स्कोप है आगे का बिजनेस का, वो जबरदस्त है। मतलब ये छोटे टारगेट और ये सब के लिए तो लेके अननेसेसरली आप कोई और दूसरे गलत स्टॉक में फंस जाएंगे अगर आप इधर बेच के निकलते हो। मुझे याद है 30 जून को मैंने जैन साहब के जेम्स में दिया था, जब मैं पहली बार जेम्स को फोनर पे दिया था, उस दिन सर्किट लगा था, और उसी दिन सिद्धार्थ जी ने भी दिया था, सिद्धार्थ सेडानी जी ने भी 30 जून को 2021 की बात है, सर्किट लगा था। उस टाइम पे शायद 1100-1200 रुपए के भाव थे, और वहां से देखिए कहाँ है अभी। अनिल जी दे रहे हैं, सिटी साहब दे रहे हैं। आई थिंक हमारे चैनल पे, हमारे पैनल में वन ऑफ आवर फेवरेट स्टॉक्स है, क्योंकि रीजन भी है, जो भी अभी
डिफेंस को लेकर और जो भी एक्शन चल रहा है और जो भी इनके ब्लूम और ये सब की जो न्यूज चल रही है वो सब बहुत जबरदस्त है। तो आई फील कि जिन्होंने लिया वो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहे स्टॉक में और आगे भी आने वाला सालों में अच्छे रिजल्ट्स देंगे। है आपके लिए एमटार जहां पर आपको रखनी है नजर, एक्शन में आ रहा है। इस बीच MSCI संबंधित रीबैलेंसिंग भी चल रही है। आई थिंक जो अशोक लेलैंड में आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 3.25 करोड़ शेयर्स के कई सौदे हुए हैं। मोस्ट लाइकली, जरूरी नहीं कि वही है, बट मोस्ट लाइकली ये MSCI रिलेटेड रीबैलेंसिंग ही चल रही है। बट अगर हाँ इसमें कुछ और फंड एक्शन या किसी और बड़े निवेशक की तरफ से थोड़ा एक्शन हुआ है तो वो भी हम डिटेल्स निकालने की कोशिश करते हैं। बड़ा सौदा अशोक लेलैंड में इस समय होते हुए दिख रहा है। थोड़ा MSCI रीबैलेंसिंग का भी हमें है इस समय। कुछ और स्टॉक्स पर भी नजर रखिए जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आज थोड़ा मोमेंटम ऑटो स्टॉक्स में गिव अप किया है। हालांकि मारुति टॉप गेनर है निफ्टी का, बट बाकी ऑटो स्टॉक्स में थोड़ी नरमी आपको आती हुई दिख रही है। अशोक लेलैंड रिलेटेड ऑफ कोर्स वहां पर भी आपको हल्की नरमी बनी हुई दिखी, तो नजर रखिए। थोड़ा ऑटोज में एक्शन बन रहा है दोनों तरफ का। मारुति ऊपर है बट आपको बाकी ऑटो स्टॉक्स में थोड़ी नरमी दिखी है। बट कल ऑटो बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं अगस्त महीने के। इंपॉर्टेंट डेटा रहता है, 1 तारीख को आते हैं पिछले महीने के बिक्री के आंकड़े। एक बार कुशल से जाना जाए क्या है बाजार का अनुमान। कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, आप देखिए मारुति सुजुकी ऑफ कोर्स ये शायद इस चीज़ को रिफ्लेक्ट भी करता हुआ दिख रहा है क्योंकि 10% की बढ़त हम सालाना आधार पर अगस्त महीने के ऑटो बिक्री आंकड़ों में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 1,81,500 यूनिट्स इस बार कंपनी बेच सकती है। M&M भी लगभग 8% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। जहाँ तक टाटा मोटर्स का सवाल है ऑलमोस्ट फ्लैट सा रुझान रहने का अनुमान है। साथ ही 2 व्हीलर स्पेस में तमाम जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे आप हीरो मोटो, बजाज ऑटो या फिर TVS मोटर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 से 19% तक की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। हालांकि आइशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड यहाँ पर 9% की बढ़त भी एक्सपेक्टेड है। जहाँ तक कमर्शियल व्हीकल का सवाल है, यहाँ पर जो VECV है 16% की गिरावट एक्सपेक्टेड है। साथ ही अशोक लेलैंड में 10% और 8% की ग्रोथ टाटा मोटर्स में देखने को मिल सकती है। ट्रैक्टर्स भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, 5 से 7% तक की बढ़त यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है। तो अच्छा महीना रहा है अगस्त का। अगस्त महीने का अच्छा लग रहा है, ट्रैक्टर्स खासकर और खासकर पैसेंजर व्हीकल्स यहाँ पर भी अच्छा रुझान एक्सपेक्टेड है। तो ट्रैक्टर्स और पैसेंजर व्हीकल सेल्स दोनों ही बढ़िया रही हैं अगस्त के महीने में। चलिए देखते हैं कैसा कल आंकड़े आपके सामने आएंगे। आइए 3:20 लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। डाउ फ्यूचर्स 90 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक फ्यूचर्स 30 पॉइंट नीचे, S&P फ्यूचर्स फ्लैट सर। और आज उनका कोर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स डेटा आने वाला है। रोज कुछ ना कुछ डेटा का रहता है, या देखते हैं इसमें भी क्या बैड न्यूज़ इज गुड न्यूज़ होता है या फिर गुड न्यूज़ के बाद बैड न्यूज़ आपको आते हुए दिखेगी। बट अमेरिकी फ्यूचर्स तो ठीक है, 4 दिन की तेजी बन चुकी है। हमें क्या करते जाना है? एक्सपायरी से पहले महीने के लो पर है निफ्टी सर इस समय। दीप देखिए, बैंक निफ्टी 44,000 के आसपास ही बंद होता हुआ दिख रहा है, तो कमजोर तो है लेकिन उतनी खराब 44,000 के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिल रही। उसके आसपास 5-25 पॉइंट इधर उधर मिलेगा। निफ्टी जरूर अगस्त महीने के लोएस्ट पॉइंट पर बंद हो रहा है, लेकिन 19,200 का अभी तक बचा लिया। तो आज हम चूंकि एक्सपायरी इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट रखेंगे। न फ्रेश खरीदारी करनी है, न फ्रेश बिकवाली करनी है। नया ट्रेड हम कल नई सीरीज में लेंगे। फिलहाल अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, डर लगे तो 19,000 का एक पुट ऑप्शन आप खरीद कर हेज कर सकते हैं, और बैंक निफ्टी पर 43,800 या 43,700 का एक पुट ऑप्शन खरीद कर आप अपने आप को हेज कर सकते हैं। शॉर्ट है तो वैसे चिंता की बात तो कम है, लेकिन फिर भी रिस्क दोनों तरफ बराबर होती है। तो 19,350 या 19,400 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, और ऊपर में इधर 44,300 या 44,500 का कॉल ऑप्शन रखकर आप अपनी हेजिंग कर सकते हैं। सिंपल। बाकी फ्रेश पोजिशन कल के लिए, फ्रेश पोजीशन कल के लिए, ये आपके लिए राय आ रही है अनिल जी की तरफ से। ओके, ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। इस बीच अनिल जी, एल नीनो का इम्पैक्ट मॉनसून पर क्लियरली दिख रहा है। अच्छा हुआ जुलाई थोड़ा एक्स्ट्रा रेनफॉल हो गया, क्योंकि माना जा रहा है कि 122 साल में सबसे कम बारिश आपने अगस्त के महीने में आती हुई देखी है। सामान्य से 36% कम बारिश है। ओवरऑल बेसिस पर देखेंगे, ऑफकोर्स कुछ जगहों पर कम होगी, कुछ जगहों पर ज़्यादा होगी, बट सामान्य से 36% कम बारिश है, जो अगस्त में बीते 122 साल में सबसे लोएस्ट आंकड़ा रहा है। तो बेसिकली 122 साल में सबसे खराब अगस्त का महीना रहा है, यानी कि 1901 के से अब तक सबसे खराब आपका अगस्त का महीना रहा है। और जून से अब तक करीब 10% कम बारिश आपको होती हुई दिखी है। तो अपडेट मॉनसून को लेकर तो अच्छा नहीं है। जुलाई में तो हमने ऑफकोर्स बढ़िया सरप्लस भी देखा था बारिश का, बट अगस्त की स्थिति
खराब है और काफ़ी खराब है। आशा करते हैं कि सितंबर में इस सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो। एल नीनो का इम्पैक्ट आ रहा है, बट माना जा रहा है कि सितंबर ऑनवर्ड्स इंडियन ओशन डाइपोल IOD का थोड़ा बेनिफिट मिलना चाहिए, जिसकी तरफ से बारिश फिर से रिवाइव हो सकती है। ये है आपके लिए अपडेट इस समय। आइए, जय ठक्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करते हैं उनका स्वागत। कैश का ऑप्शन। गुड आफ्टरनून जय, बताएं क्या करना है एक्सपायरी से पहले। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। वेल दीप, खरीदना है HDFC लाइफ का 650 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। ये चल रहा है 15 रुपये 50 पैसे के रेंज में, 15.50 के रेंज में 650 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन HDFC लाइफ का ट्रेड कर रहा है। इसको खरीदें, ये सितंबर सीरीज का है भी डेफिनेटली। एंड यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाना होगा दैट वुड बी एट 11.2, 11 रुपये 20 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगा है। टारगेट ऊपर में 23 रुपये से लेके 27 रुपये के निकल कर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि HDFC लाइफ में गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छा मूव हमें आते हुए देखने मिल सकता है, एटलीस्ट इन द लेवल्स ऑफ 675 680 स्पॉट में। ये मिनिमम लेवल्स में देख रहा हूँ इमीडिएट बेसिस पर, इसीलिए कॉल ऑप्शन रिकमेंड किया है। और तब एक छोटा सा अपडेट भी है, आई मीन 19,400 का कॉल रिकमेंड किया था सुबह निफ्टी का एट 89 एंड 75 विद एन एवरेज ऑफ 82, और अभी 81 82 ही ट्रेड कर रहा है, तो एवरेज पर ही ट्रेड कर रहा है। एंड आई थिंक इंडेक्स में ये 19,200 के लेवल्स इंपॉर्टेंट है। आई मीन वी नीड टू वॉच आउट फॉर दिस फॉर टुमारो। अगर ये होल्ड आउट कर जाए तो आई थिंक इसमें आपको एवरेज के ऊपर प्रॉफिट मिल सकता है कल, अदरवाइज 200 के नीचे जाता है देन इट वुड बी एन एग्जिट। तो यह है आपके लिए HDFC लाइफ, जहां पर आपको रखनी है नजर। 650 650 का कॉल खरीद कर चलिए। आइए बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं सर। वीडियो के रेंज में करंट भाव है, मुझे लगता है 10-12 रुपए के 1929 का सफा होना चाहिए। 1970 तक के लेवल्स मुझे डिस्कस करके ये है आपके लिए वागले साहब की तरफ से रहे। थोड़ा ऑडियो इशू हो रहा है, थोड़ा दोबारा कनेक्ट करते हैं वागले साहब के साथ और जानते हैं किसके बारे में स्टॉक बात कर रहे थे। तब तक एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 492 रुपए 493 रुपए, 492 493 का अभी भाव है। ये स्टॉक आपको नहीं करेगा नाराज, ये स्टॉक आपको नहीं करेगा नाराज, इसलिए तेजी करें आज। स्टॉक का नाम है प्राज। प्राज इंडस्ट्रीज के अंदर ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉक एक तेजी के ट्रेंड में है, स्टॉक में कंटिन्यूस अपमूव देखने को मिल रहा है। आज भी स्टॉक में स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है, जिसमें पिछले 3 से 4 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। प्राज इंडस्ट्रीज में खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक मेरे को लग रहा है यहां से 20 रुपए से लेके 40 रुपए तक का मूव जल्दी आने वाले समय में ऊपर की तरफ का दिखाएगा। 471 475 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। 471 के स्टॉप लॉस से प्राज इंडस्ट्रीज में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 511 पहला टारगेट, 521 दूसरा टारगेट। खरीदारी करें प्राज। 11 और 521 के टारगेट के लिए प्राज इंडस्ट्रीज पर करें खरीदारी, यह है सुमित जी की राय। आइए एक बिगुल अब कुणाल जी के लिए, और कुणाल जी पिक ऑफ द डे दे रहे हैं। कल का काम आज ही करने को है तैयार। बताएं कुणाल जी। देखिए दीपांशु, बिकवाली की राय है और बेचना है डिविज लैब। डिविज लैब के चार्ट पर एक पैटर्न बना है जिसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है, अब दिन बंद होने को है और आप देख रहे हैं कि पैटर्न पूरा मुकम्मल हो गया है, ब्रेकडाउन हो गया है। थोड़ा सा एक लिबरल स्टॉप लॉस रखें और मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस 3650 पर 3650 पर एक स्टॉप लॉस रखकर शॉर्ट करने की मेरी राय है। और 3500 का पहला टारगेट होगा, तो 3500 और बाद में 3450, इन दो टारगेट्स के लिए डिवीज में बिकवाली करें। ओके, यह है आपके लिए डिवीज लैब, जिस पर सेल कॉल आ रही है अब कुणाल जी की तरफ से। इसको भी अपने रेडार पर रखिए। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और ठीक ठाक शुरुआत के बाद आपने देखा है बाजार ने मोमेंटम गिव अप किया। ऑलमोस्ट अगस्त महीने के लोज पर निफ्टी आपको एक्सपायरी दिखा रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी अभी निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी करके वापस 44,000 के ऊपर है, कोशिश कर रहा है 44,000 के ऊपर की क्लोजिंग देने की। देखते हैं एडजस्टेड बेसिस पर कहां पर ये लेवल आएगा। मारुति
ये आज का स्टार था 2% ऊपर। सिप्ला, एचडीएफसी लाइफ, अल्ट्राटेक, टाइटन, हिंडाल्को, टाटा स्टील, यहाँ पर भी आपको अच्छी खरीदारी दिखी है। बट वीकनेस अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स दोनों में 3-3.5% का कट। बीपीसीएल 3.5% नीचे था। ब्रिटानिया, आइशर, टाटा कंज्यूमर, बजाज फाइनेंस, यूपीएल, इन सारे स्टॉक्स में आपने वीकनेस बनती हुई देखी है। इसके साथ ही डिवीज लैब, ओएनजीसी, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, एशियन पेंट्स, आईटीसी, एसबीआई, कोटक और टीसीएस जैसे दिग्गजों में भी वीकनेस आपको बनती हुई दिखी। वायदा कारोबार के स्टॉक्स की तरफ नजर डालिए। 4% ऊपर था आपके लिए परसिस्टेंट सिस्टम्स, बिरला सॉफ्ट बढ़िया एक्शन में था। कोफोर्ज में भी आपने अच्छी खरीदारी देखी है। तो मिड कैप आईटी के लिए तो बढ़िया दिन था, अच्छा दिन था। मणप्पुरम के लिए भी 4% ऊपर ये काउंटर था। एमसीएक्स पर अच्छा ब्रेकआउट आया है। जीएमआर एयरपोर्ट्स ये भी बैंड से बाहर आया था, अच्छी खरीदारी रही। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अभी आप डल डील देख रहे हैं, हालांकि ये एमएससी रीबैलेंसिंग से रिलेटेड एक्शन हो रहा है। श्रीराम फाइनेंस, हिंदुस्तान कॉपर, बीएचईएल के लिए अच्छा दिन रहा। हैवल्स, साथ ही एक्साइड, एचडीएफसी एएमसी, पॉलीकैब, ये सारे काउंटर्स भी अच्छे रेडार पर रहे। पीएफसी 5.5% नीचे। टोरेंट फार्मा यहाँ पर 5% का कट, सुबह से कमजोर है। अंबुजा, एसीसी, ये भी दोनों अदानी ग्रुप स्टॉक्स कमजोर रहे। पिडलाइट में आपने वीकनेस देखी है, साथ ही इंडस टावर्स भी कमजोर रहा। एस्कॉट्स पर आज कट आया है। पीआई इंडस्ट्रीज, बैंक ऑफ बड़ौदा, अशोक लेलैंड, कमिंस, आईओसी, साथ ही मुथूट, वेदांता और क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ये सारे स्टॉक्स भी वीक आपको दिखे। कैश मार्केट की तरफ आते हैं और यहाँ पर कुछ स्टॉक्स की तरफ से जबरदस्त एक्शन दिखाए। एनसीसी 11% ऊपर, कल्याण ज्वेलर्स 10.5% ऊपर, ग्लैंड फार्मा में 10% का अपर सर्किट था। बीएससी लिमिटेड 10% भागा है। जेंसा टेक्नोलॉजीज, डेटा पैटर्न्स, रोजारी बायोटेक, सीजी पावर, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, एंजल वन इंडस्ट्रीज एक्टिव रहे। रेलटेल में भी आज फिर से खरीदारी थी, 4% ऊपर। टीसीएनएस क्लोथिंग 8.5% नीचे था। मेडप्लस हेल्थ केयर बड़ी ब्लॉक डील हुई, 9% का कट। सूला विन्यार्ड्स में भी बड़ा ब्लॉक हुआ था। साथ ही ब्राइटकॉम निचले सर्किट पर, रिलैक्सो और अदानी ग्रीन, अदानी पावर जैसे स्टॉक्स पर भी आज आपको प्रेशर दिखा है। ऑल इन ऑल अनिल जी, एटलीस्ट लग रहा है कि शायद अगस्त की लोएस्ट क्लोजिंग तो नहीं रहे, बट उसके आसपास ही निफ्टी 19,265 की क्लोजिंग मिली हमें 25 तारीख को, लगभग वहीं पे बंद होगा, ऑलमोस्ट उसके आसपास होगा। बैंक निफ्टी जरूर 44,000 के आसपास बंद होगा, शायद 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो, बस उतना, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एवरेज क्लोजिंग थोड़ी ठीक ठाक सी हो जाएगी, उतनी बुरी नहीं होगी। आइए बढ़ते आगे। वायु प्रदूषण पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है, ठीक है ना, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। शिकागो यूनिवर्सिटी की बात हम माने तो वायु प्रदूषण पर अगर काबू नहीं पाया गया तो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कितनी उम्र तक लोग जी सकते हैं, उसमें आप सुनेंगे डेटा चौंक जाएंगे। दीदी कुणाल जी सुनिएगा, हिमांशु जी भी है। दिल्ली में 12 साल और पूरे देश में 5 साल तक उम्र घट सकती है। ओह नो, इतना? सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से, सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा, शाम 6 बजे जानेंगे कि वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए क्या काम करने की जरूरत है, कितना। ठीक है, टाइटल देख लीजिए, प्रदूषण की मार, उम्र घटे 12 साल। और इस चर्चा में हमारा साथ देंगे सांभवी शुक्ला, प्रोग्राम मैनेजर क्लीन एयर और सस्टेनेबल मोबिलिटी, CSC, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। सांभवी जी हमारे साथ जुड़ेंगी। और डॉक्टर संजय राय, कम्युनिटी मेडिसिन, एम्स, डॉक्टर विक्रम जग्गी, ACAC, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे, यानी अस्थमा चेस्ट एलर्जी सेंटर, यहाँ से ये तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आइए शाम 6 बजे देखिएगा ये शो जरूर, प्रदूषण की मार, उम्र घटे 12 साल। आज जारी होंगे जीडीपी के आंकड़े पहली तिमाही के। अप्रैल से जून की तिमाही में ग्रोथ रेट जबरदस्त रहने की उम्मीद है। ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट मान रहे हैं कि 8% से ज़्यादा की ग्रोथ मिलेगी। इकरा रेटिंग्स की बात माने तो 8.5% की ग्रोथ आ सकती है। इंडिया 360 डिग्री की कवर स्टोरी यही होगी आज। जानेंगे किस सेक्टर में रही बेहतरीन ग्रोथ और कहाँ हैं चुनौतियाँ, देखिएगा ज़रूर। जीडीपी रफ्तार धुआंधार आज रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री में। ओके, ये है आपके लिए पूरा कवर। महंगाई को लेकर सरकार एक्शन में है। दाल, तेल, सब्जियों समेत सारी जरूरी कमोडिटीज पर सरकार की है नजर। लेकिन इस महंगाई के बीच किसानों को उनकी फसलों का क्या भाव मिल रहा है, अगस्त में बारिश की कमी से उनकी फसल पर क्या असर पड़ा है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं विदर्भ की सबसे बड़ी मंडी अकोला में। देखिए एक झलक हमारी ग्राउंड रिपोर्ट की, और पूरा शो आपको दिखाएंगे हम कल शाम 4:30 बजे। सोयाबीन और दाल, क्या है मंडियों का हाल? विदर्भ के इलाके में तुअर, चना, कॉटन, सोयाबीन की बड़े पैमाने पर खेती होती है।
किसानों से सीधी बात। एक एकड़ में कितना तुअर पैदा होता है? ज्यादा से ज्यादा 4 क्विंटल 3 क्विंटल। ये साल में तो वो भी नहीं होने वाली, सब जल गई। 75% तो नुकसान हो गया हमारा। अच्छा, 25% बचा है समझो। अब ये नई फसल कब आएगी तुअर की? ये जनवरी में। कारोबारी बताएंगे भाव की चाल। जनरल लोग सोचते कि 114 रुपए में तुअर लिया और 155 में दाल बेचा तो इसमें कितना बड़ा प्रॉफिट है। ऐसा नहीं है। देखिए अकोला मंडी से ग्राउंड पड़ताल शुक्रवार शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। तो मृत्युंजय जी आप अकोला जाके आ गए? बिल्कुल सर। कैसा रहा माहौल, मतलब मंडी का ग्राउंड रिपोर्ट? सर फीलिंग ही कुछ अलग है। हाँ। क्योंकि हम यहाँ बैठकर हमें लगता है सही में कि दाम बढ़ गए इतने, लेकिन किसानों की जब बात आप सुनेंगे तो आपको लगता है कि थोड़ा बहुत दाम दे देने चाहिए। मैं गया हूँ मंडियों में, मैं गया हूँ। एक्चुअली सही है, जो एक्चुअल भाव दिखते हैं वहाँ जो मिलते हैं उनमें दिन रात का फर्क है। अच्छा, हाँ, जरूरी नहीं कि वो नहीं, जरूरी नहीं कि जरूरी है, मिलते ही नहीं वो, बहुत फर्क है। वहाँ पे आप जाओगे तो ऐसा लगेगा सब मैं ही खरीद लूँ, इतना सस्ता मिला कि वहाँ तो इतना, तो वो जो चेन है ना बीच में वो बहुत प्रॉफिट बनाती है ना। इंटरेस्टिंग। चलिए तो विदा लें हमारे सभी एक्सपर्ट से। बिल्कुल लें क्या विदा? किसी जाने का मन ही नहीं हो रहा इनका। जी सुमित जी। अनिल जी बात दुनिया की बाकी है। ओह अच्छा, ओके, अच्छा। आई वाज जस्ट टेस्टिंग। चलिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं बात दुनिया की, जरा एक बार दिखा दे प्रोमो। बात दुनिया की में देखिए 7 मिनट में कैंसर होगा छूमंतर। ब्रिटेन ने बनाई चमत्कारी दवा। पाकिस्तान की जनता को 440 वोल्ट का झटका। दिखाएंगे कंकड़ पत्थरों से बनी स्पेशल चाइनीज डिश जिसे बड़े चाव से खाते हैं चीनी लोग। अब शादी करने पर चीनी सरकार देगी बम्पर कैश इनाम, बस दुल्हन की उम्र होनी चाहिए 25 साल। कोरिया की अनोखी थेरेपी, 50 थप्पड़ खाओ चेहरे पर निखार पाओ। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। तो ढेर सारी स्टोरीज। 7 मिनट में कैंसर का इलाज आपने सुने होगा। पाकिस्तान को लगा 440 वोल्ट का झटका। कंकड़ पत्थर खाते हुए चाइनीज, 25 साल की उम्र में चाइनीज लड़की से शादी करो, मिलेगी बहुत सारी इंसेंटिव्स। और कोरिया में थप्पड़ खाकर गाल लाल करने का तरीका। बताएं किसको कौन सी स्टोरी पसंद आई? मेहुल जी। अनिल जी पहले 2 स्टोरी पसंद आई, पहली कैंसर वाली और दूसरी ये कि थप्पड़ वाली। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिसको इस थेरेपी की जरूरत है, मैं बोल नहीं सकता पर जरूरत बहुत है। आप फ्री सर्विसेज देंगे? मैं भेज दूंगा अनिल उनको। नहीं भेज दूंगा नहीं, आप देंगे उन्हें फ्री सर्विसेज अपनी तरफ से? मैं तो देना चाहता हूँ। पैनल पे तो नहीं है ना कोई ऐसे? जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए मुझे भी अनिल जी बड़ी पसंद आई कहानी है कि अनिल जी एक तो ये जो कंकड़ पत्थर के अनिल जी व्यंजन बनते हैं कहाँ पर, तो अनिल जी उसकी अगर रेसिपी मिल जाए अनिल जी तो कई ऐसे लोग हैं खाने पे आते हैं कई बार, तो अनिल जी वैरायटी हो जाएगी तो ये भी बनवा लेंगे। और दूसरा अनिल जी ये जो थप्पड़ से अनिल जी ये जो ब्यूटी इंप्रूव होगी, मुझे लगता है अनिल जी इसका तो एक सेंटर खुलना चाहिए। और जैसे मेहुल जी ने कहा कई सारे लोग मेरी नज़र में हैं जिनको वाकई में इसकी ज़रूरत है और इसके लिए इंसेंटिव भी दिया जाएगा अनिल जी। अगर कोई इसके लिए वॉलंटियर करता है तो हम तो अपनी ओर से इंसेंटिव दे करके भी उनकी ब्यूटी इंप्रूव करवाएंगे। वाह गजब, क्या बात है। ओके, और जय बताइए। अनिल जी ये रेसिपी डेफिनेटली मुझे जाननी है, कंकड़ पत्थर वाली। अनिल जी 365 दिन मेरी ओर से पार्टी, सभी लोगों को जिसको भी आना हो डेफिनेटली आ सकते हैं। मैं ये खाना 365 दिन खिला सकता हूँ अनिल जी, पार्टी रोज होगी। थोड़े दिनों बाद पत्थर मार्केट से लाने पड़ेंगे, उसके भी पैसे लगेंगे। और मसाले जो जीरा वीरा जो अभी बता रहे हैं भाव पता है ना, रिटेल में 80,000 का भाव है। हाँ तो उस हिसाब से 800 रुपये किलो मतलब। तो ये ओके। और सुमित जी।
अनिल जी मेरे को लगता है कि इसमें एक स्टोरी दीपांशु को बहुत अच्छी लगनी चाहिए, बहुत पसंद आनी चाहिए और काम की भी है, मौके पे चौके वाली बात है। 25 साल की उम्र में शादी करने के पैसे मिल रहे हैं अनिल जी। हाँ, लेकिन उम्र 25 साल की होनी चाहिए। हाँ, लड़की की ना, दीपांशु को तो चल जाएगी ना, क्या दिक्कत है? वर की कोई भी वधू 25 साल की होनी चाहिए। चाइना जाना पड़ेगा इसलिए। अच्छा, तो क्या मतलब बारात चाइना जाएगी फिर? सबको अनिल जी जर्मनी तो गए नहीं, चाइना ही चलते इस बार। चलो बढ़िया है। आई होप कि वहाँ पर कंकर पत्थर न खिलाया जाए इनकी बारात में। बारात का स्वागत हम इस कंकर पत्थर वाली चाइनीज डिश से करेंगे। वैसा हो गया, वो डिश भी चाइना की। चलिए एंजॉय करिए। एक्सपायरी का काफी स्ट्रेस आपके लिए रहा और उतार चढ़ाव भरा मार्केट भी रहा। 19,250 पे निफ्टी बंद होता है। इस महीने के लोएस्ट लेवल पर क्लोजिंग मिलती हुई दिख रही है क्लोजिंग के लिहाज से। और निफ्टी बैंक 44,000 के आसपास ही बंद हुआ, 10-11 पॉइंट नीचे, इज एज गुड एज 44,000। तो बैंक निफ्टी अभी भी डेंजर जोन से ऊपर ही है और निफ्टी जब आज महीने के अंत में क्लोजिंग पर नीचे की तरफ बंद होता हुआ आपके लिए। चलिए सभी किससे विदा लेंगे। जैन साहब, कुणाल जी और सुमित जी का धन्यवाद। कोठारी साहब, गुप्ता साहब और ठक्कर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए। कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात। और इस बीच मृत्युंजय हमारे साथ कार्यक्रम में है तैयार। आइए जान लेते हैं मृत्युंजय से एक्शन आगे का, बताएं। बिल्कुल सर, और मार्केट अभी भी रेंज में है और ये पूरा हफ्ता आप देखिए कि बुलियन का मार्केट एक दायरे में घूमता हुआ दिखा है। क्या बाजार अब भी दायरे से बाहर निकलने के मूड में है, ये हम आपको बताएंगे। और साथ ही कच्चे तेल में जो एक बार फिर से तेजी शुरू हुई है, ये तेजी वाली कहानी कहां तक चलेगी।